चलो। नमस्कार दोस्तों, साइंस की क्लास में आप सबका स्वागत है। इवनिंग वाले सेशन में, केमिस्ट्री वाले सेशन में सबको गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। ठीक है ना, राम राम भाइयों सबके लिए। चलो तो अपन टॉपिक के बारे में बात करना चालू करें डिटेल से। दर्शन दीजिए प्रभु, बिल्कुल दर्शन दे दिए प्रभु, चिंता मत करो। एक सेकंड रुक जाओ एक बार। मैं नमस्कार दोस्तों, साइंस की क्लास में आप सबका स्वागत है। एक सेकंड, देखो भाई, मैंने कल आपसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैंने कहा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर मैं बात करूं और इसको कहां से चालू करता हूं दोस्तों, तो एक बात याद रखना। इसमें सबसे पहले आपके एक दे रखे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, और वो होते हैं हाइड्रोकार्बन। और उसके अंदर अगर मैं बात करूं, हाइड्रोकार्बन के बारे में मुझे बताना था क्या होते हैं क्या नहीं होते। ये लो हाइड्रोकार्बन, ये लो क्या होते हैं, पहली बात को गौर करके सुनना। हाइड्रोकार्बन की बात करूं कि जो हाइड्रोजन और कार्बन से, मैंने कहा कि हाइड्रोकार्बन वो होते हैं, देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चालू होती है वो हाइड्रोकार्बन से चालू होती है। और 10th क्लास के अंदर एक चैप्टर दे रखा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, उतनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपके सिलेबस में है। इसलिए क्या हुआ है कि रेलवे की एग्जामों में कभी कभी उतना एग्जामों में पूछा जाता है, आपको उतना कम से कम इनके बारे में पता होना चाहिए। हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या होता है दोस्तों? हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है कि जो कार्बन व हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं, जो कार्बन व हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं, हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं, मिलकर बने होते हैं, बने होते हैं, बने होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन। ठीक है दोस्तों, तो कभी भी एग्जाम में पूछा जाए कि जो कार्बन में हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं वो हाइड्रोकार्बन होते हैं, कहने का मतलब जैसे ये हाइड्रोकार्बन है, CH बन गया, CH2 बन गया, इस तरीके के। अब क्या बनेंगे? लेकिन सबसे पहले इन हाइड्रोकार्बन को पढ़ने से पहले दोस्तों मैं अलग पेज ले लेता हूं और सबसे पहले मैं इनका वर्गीकरण करता हूं। किसका? हाइड्रोकार्बन का। हाइड्रोकार्बन, और यहीं से एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा। हाइड्रोकार्बन की बात करूं तो ये हाइड्रोकार्बन मेरे दोस्त दो प्रकार के होते हैं। आप पूछोगे सर कौन, कितने प्रकार के? दो। एक की बात करूं, एक कौन से होते हैं, तो आप बोलोगे एक होते हैं अचक्रीय हाइड्रोकार्बन। मैं फिर बोल रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट ये वर्गीकरण ही है दोस्तों, आपसे एग्जाम में पूछेगा। अचक्रीय हाइड्रोकार्बन, या इनको बोलते हैं नॉन साइक्लिक। और दूसरे की बात करूं, एक कौन से होते हैं, तो आप कहोगे सर एक होते हैं चक्रीय हाइड्रोकार्बन, और इनको क्या बोलते हैं, तो आप इनको बोलोगे साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। ठीक है मेरे दोस्तों, क्या मतलब होता है? अचक्रीय हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या होता है? जब कार्बन की सीधी श्रृंखला हो। किसका मतलब क्या है दोस्तों? ये कार्बन है, इस तरीके से कार्बन आपको जुड़े मिले ना, उनको बोलते हैं हाइड्रोकार्बन, अचक्रीय। इसका मतलब क्या है कि ये प्रथम कार्बन हुआ, ये अंतिम कार्बन हुआ। ठीक है, तो 1 2 3 4, ये चौथा अंतिम कार्बन है। तो पहला कार्बन और अंतिम कार्बन जब आपस में जुड़े हुए नहीं हो तो उसको बोलते हैं अचक्रीय। क्लियर है? और चक्रीय का मतलब क्या हो कि जो वलय के रूप में हो, रिंग के रूप में। कैसे? जैसे ये है। ठीक है, या मैं ये कह सकता हूं फर्स्ट कार्बन और अंतिम कार्बन आपस में जुड़े हुए थे, कैसे भी वलय बना लो। ये एक वलय और बन गई 4 कार्बन की। क्लियर? 5 की बन जाती तो मैं इसको ऐसे कर देता,
6 की बनती होती तो मैं इसको ऐसे कर देता। ठीक है, तो इस तरीके की जब वलय के रूप में हो और आपस में पहला कार्बन अंतिम कार्बन जुड़ा हुआ तो उसको बोलते हैं चक्रीय। तो कोई रटने वाली बात थोड़ी है, तुमसे थोड़ी पूछेगा, काम की बात सुनो फिर एग्जाम के लिए। इस अचक्रीय की बात करूं तो ये अचक्रीय 2 प्रकार का होता है, ये भी 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? तो आप कहोगे एक होता है सर असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, और एक क्या होता है? तो आप बोलोगे एक होता है जिसको बोलते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त का मतलब क्या होता है? सैचुरेटेड। ठीक है, और असंतृप्त का मतलब असैचुरेटेड। संतृप्त का मतलब और असंतृप्त का मतलब क्या होता है? क्लियर, याद रख लो। संतृप्त का मतलब अगर मुझसे पूछा जाए इसके अंदर आप वो हाइड्रोकार्बन शामिल करोगे जो सिंगल बॉन्ड हो, जैसे कार्बन सिंगल बॉन्ड, ये कार्बन बना। अगर ये पूछा जाए कैसा हाइड्रोकार्बन है तो आप कहोगे सर ये जो हाइड्रोकार्बन है ये कैसा है? संतृप्त। मतलब जब कभी भी सिंगल 2 कार्बन के बीच में इस तरीके से सिंगल बॉन्ड हो, ये समझना सिंगल बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड देखो आप, सिंगल बॉन्ड हो। आप कहोगे सर मैं सब समझाऊंगा आपको, ये तो मैं वर्गीकरण कर रहा हूं जिससे आपको थोड़ा और समझ में आएगा, फिर मैं संतृप्त असंतृप्त अलग से ले लूंगा, अलग से समझा दूंगा, आप समझा लेना। ठीक है ना? तो संतृप्त का मतलब जब कार्बन कार्बन के मध्य में, फिर बोल रहा हूं ये कार्बन और ये कार्बन, इन दोनों के मध्य सिंगल बॉन्ड हो, मतलब ये तो पहले से ही संतृप्त है। क्यों संतृप्त बोला? क्योंकि इस सिंगल बॉन्ड को आप तोड़ सकते हो नहीं, लेकिन अगर कार्बन कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड हो या कार्बन कार्बन के मध्य ट्रिपल बॉन्ड हो, ये दोनों कैसे हाइड्रोकार्बन होते हैं? तो आप बोलोगे असंतृप्त। क्यों? क्योंकि डबल बॉन्ड को तोड़ोगे तो सिंगल बॉन्ड में टूटेगा, और ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ोगे तो पहले डबल बॉन्ड में टूटेगा फिर सिंगल बॉन्ड में टूटेगा। इसलिए मैंने कहा कि संतृप्त का मतलब जिसको तोड़ा ना जा सके, कहने का मतलब जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य एकल बॉन्ड या सिंगल बंध पाया जाता है। और एकल बंध किन में पाया जाता है दोस्तों? तो इसका एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूं, ये पाया जाता है एल्केन में। घबराना बिल्कुल भी मत नहीं दोस्तों, क्योंकि मैं इसको वर्गीकरण पहले करा रहा हूं, इसलिए फिर एल्केन पढ़ाऊंगा, एल्कीन क्या क्या होती है अपने आप समझ जाओगे, और फिर अपने आप समझ जाओगे कौन कौन से संतृप्त होते हैं। तो इसके तो एल्केन आती है सिंगल कार्बन की, और जो डबल बॉन्ड होता है कार्बन कार्बन, तो असंतृप्त के उदाहरण क्या आते हैं? तो इसके उदाहरण आते हैं, एक तो एल्कीन आती है और एक आती है इसकी उदाहरण जिसको बोलते हैं एल्काइन। ये लो, क्लियर है दोस्तों? तो आप तो अभी इतना याद रखोगे, संतृप्त हाइड्रोकार्बन के उदाहरण पूछे जाए तो आप कहोगे एल्केन। एल्केन के भी उदाहरण दे सकता है आपको संतृप्त हाइड्रोकार्बन में। फिर बोल रहा हूं जो आपको मैं बता दूंगा अपने आप, अभी रुक जाना, मैं क्वेश्चन बताऊंगा आपको कैसे पूछेगा। अभी इतना याद रखोगे, संतृप्त का उदाहरण क्या है? एल्केन, और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का उदाहरण क्या है? एल्कीन और एल्काइन। और ये दोनों किस में आते हैं? अचक्रीय। चक्रीय की बात करूं, इस चक्रीय को भी 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? एक होते हैं समचक्रीय और एक होते हैं जिनको बोलते हैं विषम चक्रीय। विषम चक्रीय इसका मतलब क्या है? मैं इधर लिख दूं, ये होमोसाइक्लिक होता है, होमोसाइक्लिक, और ये होते हैं हेट्रोसाइक्लिक। ठीक है, अगर इस समचक्रीय की बात करूं मेरे दोस्तों, इसको भी 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? मेरी बात को सुनो। समचक्रीय का मतलब जिसमें केवल कार्बन हाइड्रोजन की वलय होगी, कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा वलय में कोई नहीं होगा। जैसे इस तरीके से कार्बन ही कार्बन मिलेंगे और कोई नहीं मिलेगा वलय में, वो समचक्रीय होंगे। और अगर इनकी बात करूं, इनका भी मैं बता दूंगा आपको, चिंता मत करना। ये भी 2 प्रकार के होते हैं समचक्रीय। एक होते हैं जिनको बोलते हैं एलिसाइक्लिक, ठीक है, और इसका उदाहरण क्या आता है? ये आपने बहुत सुना होगा, एरोमेटिक। ठीक है, किसी ने सुना हो एलिफेटिक, ये ध्यान रखना। एलिफेटिक किसे कहते हैं? तो ये अचक्रीय हाइड्रोकार्बन होते हैं ना, इन्हीं को एलिफेटिक भी कहते हैं, ये याद रख लेना। एलिफेटिक का मतलब जो सफेद धुएं के साथ जलते हैं, मैं लिख दूं ये भी। एलिफेटिक का मतलब सफेद धुएं के साथ, धुएं के साथ जलते हैं। बहुत बार पूछता है कौन जलता है सफेद? एलिफेटिक। और एरोमेटिक वो होते हैं जो काले धुएं के साथ जलते हैं। ठीक है ना? अब ये याद रखना पहले। अगर इस एलिसाइक्लिक की बात करूं, इसमें कौन कौन से आते हैं? तो मैं इसके एग्जाम्पल लिख रहा हूं, इसके 2 एग्जाम्पल लिख दूं आपको, यहां इतनी जगह है। एक होता है साइक्लोप्रोपेन। बहुत लोगों को दिक्कत हो रही होगी, घबराना मत, अभी मैं आपको एक बार उदाहरण देके
एग्जाम्पल देके फिर मैं एक एक को ले लेता हूं, फिर आप समझ जाओगे एक बार मैं इसको, जिससे आपको पता चलेगा कौन सा किसके अंदर आता है। साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, ऐसे उदाहरण आएंगे। साइक्लोब्यूटेन कहने का मतलब समझ लेना, कभी भी मेथेन और एथेन के साथ साइक्लो नहीं जोड़ेगा, क्योंकि मैंने कहा ये चक्रीय होते हैं और एक कार्बन की बलय नहीं बन सकती, दो कार्बन की बलय नहीं बन सकती, कम से कम बला बनाने के लिए 3 कार्बन चाहिए और 3 कार्बन को बोलते हैं प्रोप, इसलिए इनको प्रोपेन बोला। तुम तो याद रखना एलिसाइक्लिक का कभी उदाहरण देना हो तो साइक्लो जिनमें लगा हो, साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन, वो समझ लेना सब एलिसाइक्लिक हो गए। और एरोमेटिक की बात करूं तो इसका एग्जांपल समझ लेना, इसके अंदर बेंजीन आता है। एरोमेटिक स्टार्ट ही बेंजीन से होते हैं, जिनमें बेंजीन की वलय होती है। क्या होती है मैं अपने आप बता दूंगा, बेंजीन है। एग्जाम्पल के लिए और भी उदाहरण बता दूं, टालुइन भी होता है। अगर मैं बात करूं और एग्जाम्पल के उदाहरण के लिए फिनॉल भी बता दूं, लेकिन आप तो क्या याद रखना, आपसे कोई नहीं पूछने वाला, इतने से एग्जाम्पल याद रखना एरोमेटिक के, बेंजीन, टालुइन और फिनॉल। और कोई तुमसे ये पूछा जाए विषम चक्रीय के, तो ये आपके एग्जाम्पल अगर मुझसे पूछा जाए, आपसे ऐसा होगा तो नहीं, लेकिन एग्जाम में पूछ लिया जाए, केवल उदाहरण, इनको तो समझाऊंगा भी नहीं क्योंकि ना आपके बुक में है। ये पूरी हाइड्रोकार्बन आपको समझाता हूं कहां कंप्लीट होता है। ये वीएससी और एमएससी जब कंप्लीट हो जाती है ना आदमी की, जब जाके एमएससी में जाके विषम चक्रीय हाइड्रोकार्बन आते हैं। तो ये तो आप समझ भी गए होंगे सर, बेंजीन का फॉर्मूला सब आएगा, मैं आपको अभी बता दूं, एक बार इसको मैं बता दूं, फिर मैं आपको एक एक चीज ले लूंगा। विषम चक्रीय की बात करूं तो इसके अंदर अगर मैं बात करूं, इसमें क्या आते हैं, इसके अंदर एक तो आता है प्रीमिडिन, केवल हिंदी में नाम याद रखना कोई मतलब नहीं है। प्रीमिडिन, एक प्रीडीन भी होता है, के लिए एक फ्यूरेन भी होता है, ठीक है। इस तरीके के आप याद रखने ना, वो विषम चक्रीय के हैं। तो ये आपको काम की बात अगर मुझसे पूछा जाए, एक एल्कीन, एल्काइन, एल्केन, ये पढ़ना है। इनमें बेंजीन के बारे में बता दूंगा, थोड़ा सा ये बात करनी है, और ये एलिसाइक्लिक तो आपको अपने आप पता चल जाएंगे। आपसे एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, इनमें से कौन सी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन और संतृप्त, ज्यादातर कौन सा एरोमेटिक है, क्या है। तो अब मेरे दोस्तों आ जाइए, पहले मैं आपको कुछ चीजें बताता हूं, ठीक है। अब सुनना मेरी बात। सबसे पहले मैं आपको एक बात बताता हूं, सबसे पहले एक टॉपिक ले रहा हूं यहां से, फिर मैं अपने आप दोबारा लूंगा उस वर्गीकरण को आपको और समझाऊंगा उसमें से क्वेश्चन कैसे पूछेगा, सबसे इंपॉर्टेंट वही है। तो एक तो वर्गीकरण में एक शब्द ये आया था एल्केन। एल्केन क्या होता है क्या नहीं होता, मैं इसी के बारे में बताता हूं आपको, ठीक है। बात को सुनो, एल्केन मतलब क्या होती है कि जब कभी भी आपको एल्केन लिखा मिले तो आप समझोगे कि एल्केन का मतलब होता है कि जहां कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड हो, क्या हो, सिंगल। एक बात हमेशा याद रखो, ये जो कार्बन है इसकी संयोजकता 4 है। ये कार्बन की संयोजकता मतलब क्या है, 1, 2, 3 और 4, इस तरीके से 4 संयोजकता है। इसमें कभी भी कोई चीज आपको हाइड्रोजन जोड़नी हो कार्बन से, तो आप 4 हाइड्रोजन जोड़ सकते हो सिंगल बॉन्ड के द्वारा। जो चीज सिंगल, तो कार्बन की संयोजकता 4 होती है, लेकिन क्या होता है देखो सुनो, जैसे ये कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड है, अब इस कार्बन की अकेले वाले की भी कितनी है, 4 संयोजकता है, तो एक तो इधर जुड़ गया, तो देखो 3 इधर जुड़ जाएंगे, 1 1 1, ये एक और ये एक, इस तरीके कैसे भी लिख दो कोई दिक्कत नहीं, संयोजकता कितनी होगी 4। लेकिन मैं तुमको यहां क्या बता रहा था कि एल्केन का मतलब क्या होता है कि जब कार्बन कार्बन के मध्य कौन सा बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड हो, तो समझ लेना आप वो क्या कहलाएगी, एल्केन कहलाएगी, एल्केन कहलाएगी, एल्केन। क्लियर है दोस्तों, घबराना मत, बहुत सीधा क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, लेकिन सीधा इसलिए माना जाएगा तब जब आप पढ़ोगे। आप इनको पढ़ोगे नहीं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को, तो सीधा टफ क्या करेगा, आप समझ लो इस बात को, और फालतू चीज याद रखने की जरूरत नहीं है। दूसरा क्वेश्चन, ये तो बहुत बार रेलवे में पूछा गया है कि एल्केन के अगर मैं बात करूं कि आपसे पूछा जाए कि इसका सामान्य सूत्र क्या होता है, एल्केन का सामान्य सूत्र, तो क्लियर याद रखना, एल्केन निकालने का तरीका होता है CnH2n +2, और यहां n का मतलब क्या है, तो n का मान आप रखते चले जाइए, कितने कितने, 1 2 3
4 डॉट डॉट डॉट, आप कितने भी एन के मान रखते जाओगे आपको एल्केन निकलती चली जाएगी आगे वाली। तो आपसे कभी भी पूछा जाए कि एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है, तो मेरे दोस्त क्लियर रूप से याद रखोगे CnH2n+2। हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है एल्केन का सामान्य सूत्र। पिछली बार की दिल्ली पुलिस में एल्केन का पूछा था, या एल्किन या एल्काइन, इनमें से किसी एक का पूछा था। ठीक है, एल्केन क्या होती है, जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य क्या होता है, एकल बंध होता है, या एकल बंध का मतलब इंग्लिश में बोलते हैं सिंगल बॉन्ड होता है। ठीक है, और सुनो मेरी बात, एल्केन की बात करूं, अब बात आती है भाई कि एल्केन होती कौन कौन सी है सर, क्या क्या उदाहरण है एल्केन के। तो अब आ जाओ आप एग्जाम्पल में, किसके एग्जाम्पल, एल्केन के। लेकिन मेरी बात को सुनना, इस एल्केन के एग्जाम्पल पढ़ाने से पहले मैं आपको 2-3 बातें बताता हूं। देखो सुनो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको कभी भी एक कार्बन दिखे, कोई भी आपको एक कार्बन दिखे, तो एक कार्बन दिखते ही आप उसको बोलोगे मैथ बोलते हैं, एक कार्बन को। और अगर कार्बन कितने दिखे, 2, इस तरीके से दिख गया आपको 2 कार्बन, तो 2 कार्बन दिखे तो उसको आप बोलोगे एथ। ठीक है, इस तरीके से अगर आपको कहीं 3 कार्बन दिखे तो आप इसको बोलोगे प्रोप। क्या बोलते हैं, प्रोप। अगर आपको 4 कार्बन दिखे कहीं तो आप बोलोगे ब्यूट। क्या बोलोगे, ब्यूट। अगर आपको कहीं 5 कार्बन दिखे तो आप बोलोगे सर इसको बोलते हैं पेंट। अगर आपको कहीं 6 कार्बन दिखे तो आप बोलोगे सर इसको बोलते हैं हेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हेक्स। आप कम से कम 6 तक याद रख लेना, इससे आगे आपको याद रख, 7 हेप्ट होता है, 8 ऑक्ट होता है, लेकिन आपको कोई मतलब नहीं है, आप 6 तक याद रख लेना। मैंने क्या बोला ये देख लो, कभी भी एक कार्बन मिले मैथ, 2 कार्बन एथ, 3 कार्बन प्रोप, 4 कार्बन ब्यूट, 5 कार्बन पेंट, 6 कार्बन हेक्स। मेरी बात को फिर सुन लेना, अभी मैं किसी से ये नहीं कह रहा हूं, हाँ बिल्कुल, अभी मैं किसी से ये नहीं कह रहा हूं एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछेगा, कोई ये पूछने वाला नहीं है एग्जाम में, आपको मैं बताऊंगा क्या पूछेगा। तो अभी ये मत दिमाग लगाना कि एग्जाम में कैसे आएगा, क्या घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल चीज बता रहा हूं, और उस सिंपल चीज को एग्जाम में कैसे पूछेगा उसके लिए मैं कुछ लाइनें बता रहा हूं, उनको याद रखना। ठीक है, एक बात सुनना, उदाहरण से पहले यह भी याद रखना एल्केन के बारे में कि इनके अंदर जो अलून लग्न लगता है, वो क्या लगता है, वो लगता है एन लगता है। एन का मतलब एल्केन का पता नाम से ही पता चल जाए। जैसे देखो इस एल्केन, इसी में नाम में आ रहा है एन, जहां कभी भी आपको एन लिखा मिले, मैथेन, प्रोपेन, एथेन, ब्यूटेन, एन लिखा मिले, समझ लेना वो एल्केन होगी, और उसमें कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड होगा। आप कहोगे सर इसके उदाहरण बताओ, तो मैं उदाहरण इस पेज पे बता रहा हूं, देखो सुनो एल्केन के उदाहरण। पहला, सुनते चले जाओ आप बहुत अच्छी तरीके से। फर्स्ट एग्जाम्पल, पहला मैंने लिखा, पहली एल्केन होती है जिसको बोलते हैं CH4। आप कहोगे सर कहां से आई, मैं आपको इधर बताता हूं। एल्केन निकालने का सूत्र क्या बोला, CnH2n+2। अरे बताया था, देख लो इधर एक बार, CnH2n+2। मैंने कहा अगर आपको पहली एल्केन निकालनी हो तो n का मान कितना रखोगे, 1 लिखा आपने। C 1 लिखने की जरूरत है नहीं, फिर लगाया H, 1 यहां गुणा हुआ, 2 एकम 2, 2 + 2 कितने हो गए, 4। और देखो पहली एल्केन का नाम मैंने CH4 लिखा है। ठीक है, इस एल्केन की अगर मैं बात करूं, आप बोलोगे सर इसका नाम क्या होता है, इसमें कार्बन कितना दिख रहा है आपको, आप कहोगे सर 1 कार्बन को क्या बोलते हैं, मैथ। ठीक है, और मैंने कहा इन कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड है, बिल्कुल है, क्योंकि आपने इस फॉर्मूले से निकाला है, तो इनके मध्य। वैसे इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, देखो मैं बताता हूं स्ट्रक्चर, इधर देखो दूसरे पेन से, इसकी स्ट्रक्चर ऐसी होती है, ये C हो गया, ये एक हाइड्रोजन हो गया, ये दूसरा हाइड्रोजन हो गया, ये तीसरा हाइड्रोजन हो गया, और ये चौथा हाइड्रोजन, सब सिंगल बॉन्ड से, क्योंकि हाइड्रोजन हमेशा सिंगल बॉन्ड ही बनाता है, कभी भी किसी के साथ डबल बॉन्ड। हाइड्रोजन आपको किसी के साथ ऐसा लिखा नहीं मिलेगा कि कार्बन से ऐसे हाइड्रोजन जुड़ जाए, नहीं, क्योंकि हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड बनाता है। जिन लोगों को समझ में नहीं आया वो समझना भी मत, आप इतना सा समझोगे जैसा मैं बता रहा हूं, ऐसी स्ट्रक्चर होती है। और इसको क्या बोलते हैं, तो देखो एक कार्बन को क्या बोला मैंने, मैथ, और एल्केन है आपको पता है, तो आप क्या बोलोगे, मैथेन है। मैं इस स्ट्रक्चर से बताना चाह रहा हूं, यहां कहीं भी डबल बॉन्ड है नहीं अभी आपको। ठीक है, दूसरी बात आ जाओ, दूसरे नंबर की। हाँ, दूसरे नंबर की निकालोगे तो क्या निकलेगी, मैं आपको पहले लिख देता हूं, दूसरे नंबर की निकलेगी C2H6। क्या सही लिखा है मैंने, देखो इधर लो भाई,
दूसरे नंबर की देखो इधर, हाँ C2 लिख दिया, क्योंकि 2 था, n का मान 2, H देखो 2 दूनी 4 और 4 दो 6, मैंने भी C2H6 लिखा है, देख लो आप। तो दूसरे कार्बन की, तो इसको क्या बोलोगे आप? नाम आप बताओ मुझे, कितने कार्बन है सर? 2 कार्बन है। 2 कार्बन को क्या बोलते हैं सर? एथ बोलते हैं। और ये क्या है? एल्केन है, तो नीचे क्या नाम लग जाएगा? एथेन। बिल्कुल आता है नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड के साथ, मगर अभी आप क्यों बात कर रहे हो? अनुलग्न मतलब जो नाम के पीछे जोड़े, जैसे इनमें पीछे लग रहा है एन एन, उनको बोलते हैं अनुलग्न। तीसरा आ जाओ, एक बार फिर देखो सूत्र से निकाल के, पहले देख लो, अब आपकी बार मैं नहीं लिख रहा, आप निकाल के देखो कितनी आएगी। C3 एन कितना? 3, 3 दूनी 6 और 2 8, C3H8 बिल्कुल आएगी। आप लिखोगे सर C3H8, ये लो। आप कहोगे सर नाम क्या है? इसमें तो सर 3 कार्बन है, तो प्रोपेन होगा। क्लियर? चौथा, अब मैं एक काम कर रहा हूं, अब की बार मैं हिंदी में लिख के दे रहा हूं आपसे। तो मैंने कहा ब्यूटेन है, एग्जाम में आपसे पूछ सकता है, 6 तक बता रहा हूं, कोई पूछेगा आपसे, बताए पूछ ले एग्जाम में कि इस ब्यूटेन का रासायनिक सूत्र क्या होगा, ब्यूटेन का इनमें से कौन सा सही है? तुम कैसे देखोगे ब्यूटेन का रासायनिक? अब देखो, उसको क्यों दिया इसको? उसको ये पता है कि साइंस वाले तो कर भी देंगे, आर्ट्स वाले लड़कों को जिसने समझा नहीं होगा, जो जिंदगी भर रट ही रहा है केमिस्ट्री को या जनरल साइंस को भी रट रट के पढ़ रहा है पुराने तरीके से, तो आपकी बुक में जो दे रखा है उसमें से उसने पूछ लिया ब्यूटेन का बताओ मुझे, तो आप क्या करोगे? नाम से पता चल गया, ब्यूट मतलब 4 कार्बन को ब्यूट बोलते हैं। तो आप तो एन लग रहा है, एल्केन है, ये तो सही है। तो देख लो, एल्केन का फॉर्मूला ये होता है, तो एग्जाम में देखोगे 4 वाला क्या होगा? C4H, 4 दूनी 8 और 2 10, H10। तो ब्यूटेन का फॉर्मूला क्या हुआ? C4H10। समझ में आया? अगली बात सुनो, एक और तरीका। अब मैं आपसे एक बात और बोलता हूं, है ना, अभी तक तो मैं लिखते चला गया, अब मैं एक तरीका और बताता हूं कि कभी भी तुमको अगली एल्केन निकालनी हो, अगली क्या निकालनी हो? एल्केन। वैसे एल्केन ही नहीं, अगली कभी भी, जैसे मेथेन के बाद एथेन क्या होगी? प्रोपेन क्या होगी? इसका मतलब अगली का मतलब, चाहे आपको एल्केन निकालनी हो, एल्कीन निकालनी हो, जो आगे आगे पढ़ाऊंगा, और एल्काइन, तीनों की बात कर रहा हूं, तुमको कभी आगे वाली निकालनी हो ना, तो उसमें CH2 जोड़ देना। क्या जोड़ देना? CH2, ये जोड़ देना CH2। सर कैसे? इधर लो 5वां नंबर, देखो ये C4H10 है, फॉर्मूला में देखने की जरूरत नहीं है एग्जाम में, इसकी अगली क्या होगी? तो एक कार्बन जोड़ो एक्स्ट्रा, तो C5। हाइड्रोजन कितने जोड़ने? 2, तो 10 था, तो क्या हो गई? 12, C5H12। क्या बोलोगे? 5 है, तो क्या बोलोगे? पेंटेन। आप कहोगे ये बात सही है क्या? सही है, गलत है? तो इसके लिए CnH2n प्लस 2 वाले फॉर्मूले में देखो, ये 5 रख दिया, 5 दूनी 10 और 2 12, सर यही आया, इसका मतलब ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, तो कभी भी तुमसे पूछा है, देखो एक क्वेश्चन एक बार ऐसे रेलवे में ये पूछा गया था कि ऐसे लिख दिया था कि C2H6 से अगली एल्केन कौन सी होगी, इसके अगले वाली एल्केन। तो आप क्या करोगे? आप तो CH2 जोड़ देते, C3H8 होगी सर। क्लियर? 6 कार्बन की क्या होगी? तो आप क्या बोलोगे? बोलो, जोड़ो अगली, C6 और 2 हाइड्रोजन जोड़ने, H14 होंगे। क्या बोलोगे? सर 6 कार्बन को बोलते हैं हेक्स, और आप बोलोगे हेक्सेन। 6 कार्बन तक याद रख लेना दोस्तों। ठीक है, तुमको क्या पता चला? हमको यह पता चला कि जिनके नाम के लास्ट में ए लगा होता है, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, ये सब क्या होती है? एल्केन। आप पूछोगे सर तरीका, एग्जाम का एक पहला क्वेश्चन, मैंने ये कहा था कि ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, इधर देख लो, और इसके उदाहरण क्या बोले? एल्केन। अभी मैंने एल्केन लिखा, तो एल्केन का मतलब जितनी भी एल्केन है वो कौन सी? तो आपसे एग्जाम में ऐसे पूछेगा। देखो क्वेश्चन कैसे बनेगा मैं आपको बताता हूं, अच्छा क्वेश्चन एग्जाम में आपसे, एग्जाम का एक अच्छा क्वेश्चन ऐसा बनेगा, ये लो क्वेश्चन बताता जा रहा हूं मैं आपको। इनमें से संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, ठीक है, इनमें से कौन सी, ये आपकी बुक के अंदर है वो चीज ले रहा हूं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन सी है? ऑप्शन दे रहा हूं, पहला एथीन, दूसरा प्रोपीन, तीसरा एथाइन, और चौथा
एथेन। बताओ क्या आंसर दोगे, जल्दी बोलो। तुमको तो और तो तुम्हें पढ़े भी नहीं, मगर बता दो क्या सही जाएगा इसमें। संतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन सी है? डी डी। समझ में आ रहा है सबको? तो इसलिए मैंने पहले क्या बोला तुमसे, कल भी ये कहा था, घबराया मत करो। मैं सीधी चीज बता रहा हूं, लेकिन सीधी चीज का सीधा पता कैसे चलेगा, उस चीज को ये तो बताऊं कि कैसे तुम्हें एग्जाम में। अब मैं ये कहता तुम ऐसे मान लेना, तुम कैसे कर लेते? अब किसी को दिक्कत है? सबको पता चल गया कि संतृप्त हाइड्रोजन कार्बन वो होती हैं जिनके एग्जाम्पल एल्केन होते हैं, और एल्केन वो होती है जिनमें कार्बन कार्बन के एन लग रहा होता। क्या आएगा? एथेन। किसी को दिक्कत है क्या? आप कहोगे सर नहीं। तो पहला चीज क्लियर हुई। एक तरीका तो ये तरीका। दूसरा तरीका मैंने क्या बोला, एग्जाम में पूछ लेगा कि एल्केन का सामान्य सूत्र। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एग्जाम में बहुत पूछा जाएगा। CnH2n+2 होता है। ये नहीं पूछेगा अनुलग्न क्या लगता है, ये समझाने के लिए क्यों आपको पता है। दूसरा क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट ये भी तो पूछ सकता है, इनमें से कौन सी एल्केन होती है। तो जहां जितने भी दिख रहे हैं, अब देखो आपसे पूछे एक तरीका, आपसे पूछे एग्जाम में, मैं पहले एक आपको समझा दूं, फिर मैं आपको सवाल बता के दूंगा इसके कैसे कैसे हो। पहले दूसरा समझो आप, जिससे और मजा आएगा। बहुत अच्छी चीज बता रहा हूं आपको। ये चीज आप थोड़ा सा क्या करते हो, जल्दी करते हो। मेरी बात को सुनना। अगला आता है, उसको बोलते हैं एल्कीन। एल्कीन, ठीक है। आप कहोगे सर एल्कीन क्या होती है, तो मेरे दोस्त मैं ये कह रहा हूं कि एल्कीन वो होती है जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड होता है। अब देखो कार्बन की संयोजकता 4 होती है, इसने डबल बॉन्ड तो बना लिया, तो पर इतने इधर कितने हाइड्रोजन जुड़ेंगे? 2 जुड़ेंगे। इधर कितने जुड़ेंगे? 2। लेकिन कार्बन कार्बन के मध्य कौन सा है? डबल बॉन्ड। हां, आप बोलोगे एल्कीन का दूसरा मतलब, दूसरा क्वेश्चन पूछेगा, तो ये तो यही याद रख लेना कि जिनके मध्य द्विबंध होता है, एकल नहीं डबल बॉन्ड, द्विबंध या डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड होता है, ठीक है। अगली बात, दूसरा क्वेश्चन पूछेगा कि एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होता है। सूत्र मतलब सामान्य फॉर्मूला, नॉर्मल फॉर्मूला क्या होता है? यह होता है CnH2n। केवल ये फॉर्मूला याद रखोगे। आप कहोगे सर यहां n का मान, तो यहां n का मान कितना रखोगे? 1 से कभी नहीं चालू होगी। किससे? 2, 3 और 4 डॉट डॉट डॉट, कितने भी रखते जाओ मान, आपको अगली एल्केन आती चली जाएगी। आप कहोगे सर एक कार्बन की क्यों नहीं थी, तो सुनो, ये एक कार्बन है। मैंने कहा एल्कीन, एल्कीन के मध्य, एल्कीन में कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड होना चाहिए, ये मैंने डबल बॉन्ड लगा दिया, पहला कार्बन। मैंने कहा हाइड्रोकार्बन है, एल्केन एल्कीन चाहे एल्काइन कोई भी हो, सब हाइड्रोकार्बन है, तो इसमें कार्बन और हाइड्रोजन जुड़ेगा। अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक बात कही कि हाइड्रोजन हमेशा किसी से जुड़ेगा तो सिंगल बॉन्ड से जुड़ेगा, ये डबल बॉन्ड से जुड़ नहीं सकता, तो मैं इधर हाइड्रोजन लगा नहीं सकता, इसलिए कभी भी एक कार्बन की क्या नहीं होगी, मेथीन या मेथाइन नहीं होती, याद रखना। तो एक कार्बन की कभी भी एल्कीन नहीं होती, क्योंकि 2 कार्बन चाहिए। कैसे बनाऊंगा? देखो, ये 2 कार्बन, एल्कीन में कौन सा बॉन्ड होना चाहिए? डबल बॉन्ड, ठीक है। अब क्या करूंगा मैं? 2 4 संयोजकता करनी है, एक इधर हाइड्रोजन जोड़ दिया, एक इधर जोड़ दिया, 2 3 और 1 4, एक इधर जोड़ दिया। अब ऐसे घबराओगे नहीं, ऐसे लिखा मिल जाए, ऐसे लिखा मिल जाए, डबल बॉन्ड C, ऐसे लिखा, बात एक ही है, बस आपको 2 हाइड्रोजन जोड़ने, चाहे ऐसे लिखे चाहे ऐसे लिखे, वो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इश्यू आपको, है ना, ठीक है। अगर आपको बात करूं एल्कीन के बारे में, एल्कीन के बारे में एक बात ये भी याद रखना, इनको ओलिफिन भी कहते हैं, ओलिफिन कहते हैं। तो कभी पूछा जाए कि ये चट्टानों वगैरह से इस तरीके से पेट्रोलियम पदार्थों में काम आते हैं, इसलिए याद रखना उनको बोलते हैं ओलिफिन्स। तो कभी पूछा जाए कि एल्कीन को क्या कहते हैं और दूसरा नाम क्या है, तो इन्हें ओलिफिन्स भी कहते हैं। अगली बात, आप पूछोगे सर एल्कीन के उदाहरण क्या है? एग्जाम्पल देखो, सुनो। पहला, हाँ भाई, पहली एल्कीन क्या होगी? तो मैंने कहा पहली एल्कीन 2 कार्बन की होगी, मान रख के देखो, C2H4, सही है क्या? 2 2 दूनी 4, क्या बोला इसका नाम? कितने कार्बन है? 2 है। कितने हाइड्रोजन है? 4 है। आप बोलोगे 2 कार्बन है, तो 2 को क्या बोलते हैं? एथ। अब ये है क्या? एल्कीन, तो इसका नाम क्या होगा? एथीन, क्योंकि क्या बोलते हैं, इनमें आपसे पूछा जाए अनुलग्न, अनुलग्न का मतलब लास्ट में नाम के क्या लगेगा? ईन लगेगा, ईन ईन ईन, इसलिए क्या नाम हो गया? एथीन। दूसरी निकालो इसके अगली वाली, क्या करोगे? C3H6, देख लो
3 रखा, 3 दूनी 6, क्या नाम आया, कितने कार्बन है, 3। आप कहोगे सर इसका नाम है प्रोपीन। हाँ, अगली तुम निकालोगे, मुझे बताओ एक तरीका मैंने बताया था आपको, चाहे अगली वाली एल्केन निकालनी हो, एल्कीन निकालनी हो, एल्काइन निकालनी हो, आप तो क्या जोड़ दोगे सर, CH2 जोड़ देंगे। जोड़ के देखो, C मतलब एक कार्बन जोड़ना है 4, हाइड्रोजन कितने जोड़ने हैं 2, C4H8, क्या सही है, देखो 4 और 4 दूनी 8, सही है सर, 4 कार्बन है तो क्या कहोगे सर, ब्यूटीन। हाँ, चौथा क्या निकालोगे, अगली तो C5H10 निकाल दो, CH2 जोड़ दो, क्या नाम आएगा, 5 कार्बन है सर, पेंटीन नाम आएगा। ठीक है, 5। बताओ अगला C6H12 आएगा सर, क्या नाम होगा सर, इसका नाम तो हेक्सीन होगा क्योंकि 6 कार्बन है। ठीक है ना, तो याद रखना। तो आपसे पूछ ले कि इनमें से कौन सा एल्कीन का उदाहरण है, तो आपको एथीन लिखा मिले, प्रोपीन लिखा मिले, ब्यूटेन मिले, पेंटीन मिले, हेक्सीन निकले, मतलब आप समझ लेना वो एल्कीन है। अब मैं एक सवाल बताता हूं तुमको, अगर वो हिंदी में लिख के दे देगा तब तो तुम बता दोगे, अगर वो हिंदी में लिख के दे देगा तो तुम बता दोगे, लेकिन ऐसा कभी हो जाए कि वो इस तरीके से लिख दे कि आपसे एग्जाम में पूछे ब्यूटीन का सूत्र है, ब्यूटीन का सूत्र है, ठीक है, आपसे ऑप्शन दिया C4H8, दूसरा C4H10, तीसरा C4H6, चौथा C4H12। चलो, आपसे पूछे सर ब्यूटीन का सूत्र कौन सा है, आप मुझे आंसर दो। आप जो लोग रट लेंगे उनको तो अभी पता है सर, अभी ब्यूटीन आया था, कोई बड़ी बात नहीं, हम आंसर दे देंगे C4H8। तो मैं आपको पहले आंसर बता दूं सर, ये आएगा C4H6, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन क्या पता है कि तुमको एग्जाम, अभी तो मैंने पीछे आपने देख ले होगे तो आप अपने आप बता दोगे सर ए, लेकिन एग्जाम में कैसे सोचोगे सर सही है। तो इसका तरीका क्या है, आपसे इन पूछा है, ब्यूटीन, इनको मत देखोगे आप, इनको देखने मत लगना, आप ये देखोगे डायरेक्ट सर ब्यूटीन है, ब्यूटीन को मैं कैसे लिखूंगा, तो आप कहोगे सर ब्यूटीन है मतलब एल्कीन है, एल्कीन निकालने का फॉर्मूला होता है CnH2n होता है। ठीक है, आप देखोगे ब्यूटीन मतलब ब्यूट का मतलब कार्बन कितने 4, इसमें रखो C4 और 4 दूनी 8, C4H8, आंसर क्या C4H। समझ में आ रहा है, ये मत करने बैठ जाना कि तुम इसको देखो, और क्यों देखो, आप फिर कर नहीं पाओगे मैं गलत। जैसे आपसे इनमें से पूछता सर इनमें से ब्यूटेन का सूत्र क्या है, तो आप कैसे देखोगे आंसर, उनको भूल जाओ, अरे ये ब्यूटेन एन लग रहा है मतलब इसमें कार्बन कितने 4, और निकालने का तरीका क्या है CnH2n + 2, एल्केन का यही है क्योंकि एन लग रहा है। तो देखो C4, 4 दूनी 8 और 2 10, तो C4H10। सर ब्यूटेन पूछता तो हम ये आंसर देते। समझ में आया, मैंने दोनों तीनों तरीके से क्वेश्चन पूछ लिए आपसे, लेकिन वो चीजें हैं दोस्तों ये रट के नहीं आएंगी, और इसलिए मैंने कहा एल्कीन का मतलब होता है कि आपको उनके नाम से आगे आपको पता रहना चाहिए, इन लगा मिलेगा। ठीक है, अगला आ जाओ। अगला तीसरा होता है, उसको बोलते हैं एल्काइन। आप कहोगे सर एल्काइन का मतलब क्या है, तो आप मैं कहूंगा कि एल्काइन का मतलब होता है कि जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य कौन सा बॉन्ड हो, त्रिबंध हो। त्रिबंध का मतलब क्या है सर, ट्रिपल बॉन्ड हो। कैसे मतलब, ये कार्बन और ये कार्बन के मध्य ये 3 बॉन्ड हो, इधर एक हाइड्रोजन इधर जुड़ जाएगा एक, ये इस तरीके से लिखते हैं स्ट्रक्चर, तो ये पहला। ठीक है, ये ध्यान रख लो, जब कार्बन कार्बन के मध्य ट्रिपल बॉन्ड हो। आप कहोगे सर एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या होता है, तो एल्काइन का जब कभी भी आपसे सामान्य सूत्र पूछा जाए तो आप कहोगे सर CnH2n-2 होता है। यहां भी n का मान, तो देखो आपसे कहा कि कम से कम कार्बन के मध्य ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए, तो एक साइड ट्रिपल बॉन्ड लगने के बाद दूसरी साइड हाइड्रोजन जुड़ ही नहीं सकता, इसलिए एक कार्बन की नहीं होगी, इसलिए n का मतलब 2 3 4
5 डॉट डॉट कितने भी मानते जाओ। मतलब एक बात समझ में आई, कभी भी तुमको मेथिन नहीं मिलेगा, मेथिन नहीं मिलेगा, मेथाइन नहीं मिलेगा। इसका मतलब कौन सा गलत है? तो मेथिन और मेथाइन तो किसी भी सूरत में बन ही नहीं सकते। कंप्लीट है भाई बात। अब देखो तीनों को याद करने का तरीका, तीनों सामान्य सूत्र एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। तुमको तरीका क्या है मैं लिख दूं, देखो एल्केन एग्जाम में भूल जाओ, एक क्या थी एल्कीन और एक क्या है एल्काइन। एग्जाम में ये याद रखोगे कि तीनों के अंदर ये तो फिक्स है, CnH2n तो आता है, आता है सर, तीनों के अंदर आ रहा है, देख लेना जिनको दिमाग काम नहीं कर रहा हो। एल्केन में इसमें क्या जोड़ दोगे, +2 जोड़ दोगे, एल्कीन में कुछ नहीं जोड़ना और एल्काइन में इसमें -2 कर दोगे। देख लो आप, हमेशा कोई चीज को कोई बड़ी बात है ही नहीं, बस समझनी है, तुम समझोगे नहीं तो कैसे करोगे। अगर पूछा जाए इनको क्या कहते हैं तो याद रखना इनका भी एक नाम और है, इन्हें एसिटिलीन भी कहते हैं। तो एल्काइन का एक नाम और है, इनको एसिटिलीन भी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि इनका प्रथम कंपाउंड एसिटिलीन बनता है, उस कारण से। कौन सा बनता है मैं आपको बता देता हूं। और क्या लगता है, तो नाम से पता चल रहा होगा कि यहां तो अनुलग्न, अनुलग्न का मतलब लास्ट में क्या लगेगा, आइन लगता है, आइन आइन आइन। देख लो आप, क्या एग्जाम्पल देखो, हाँ ये लो, अगर मैं बात करूं एग्जाम्पल, ये लो एग्जाम्पल क्या है। पहला देखो, एक कार्बन की हो ही नहीं सकती, दो देखो तो ये फॉर्मूला बनेगा, देखो C2H2, सही है क्या, देख लो आप। दो दूनी 4, 4 में से 2 गए तो कितने बचे, 2 बचे। और इसको क्या बोलते हैं, कितने कार्बन है, आप कहोगे सर 2, 2 को क्या बोलते हैं, एथ, 2 कार्बन, लेकिन इसमें ट्रिपल बॉन्ड है तो इसका नाम क्या हो गया, एथाइन। ट्रिपल बॉन्ड का नाम समझो, ये इसकी स्ट्रक्चर बनाता हूं, ये देखो, ठीक है। आपको मैंने क्या बोला कि आपको इस कार्बन की 4 संयोजकता करनी, दोनों की, ये 3 हो रहे हैं, इधर क्या जुड़ जाएगा, एक हाइड्रोजन इधर जुड़ जाएगा, सिंगल बॉन्ड से इधर जुड़ जाएगा, देखो नाम क्या होगा, C2H2। इस तरह से स्ट्रक्चर होती है। तो देखो इसको क्या बोला, एथाइन। अगला बोलो सर, अगला निकालो, तो आप कहोगे C3H4, देख लो निकाल के, 3 दूनी 6, 6 में से 2 गए 4, कितने कार्बन है, 3, क्या नाम बोलोगे सर, प्रोपाइन बोलेंगे। क्लियर है भाई बात। तीसरा तरीका, अब फॉर्मूला भूल जाओ, मैंने आपको पहले ही बोला अगली निकालनी हो तो क्या जोड़ देना सर, CH2 जोड़ देंगे। जोड़ के देख लो, C4H6, क्या नाम होगा, 4 कार्बन है तो ब्यूटाइन। क्या ये बात सही है क्या, देख लो, 4 रखो, 4 दूनी 8, 8 में से 2 गए 6 बचा। अगला देख लो, चौथे नंबर का C5H8, वही CH2 जोड़ दो, 5 है तो क्या नाम हो गया, पेंटाइन। समझ में आया। अगला 5वां क्वेश्चन, C6H10, क्या बोलोगे, अगला क्या नाम होगा, तो आप बोलोगे सर हेक्साइन। कितने कार्बन है, 6, ठीक है ना। तो आपसे जब आइन लगा लास्ट में मिल जाए तो आप बोल देना एल्काइन कहलाएगी, ठीक है। एक और बात सुनो, अगर तुमसे कभी एग्जाम में ऐसे पूछ ले, जैसे ये नाम था, तुमसे ये पूछता एग्जाम के अंदर, ये लिख देता कि C6H10, C6H10 क्या है, ये पहला, ये हेक्सेन है, दूसरा हेक्सीन है, तीसरा हेक्साइन है और चौथा पेंटेन है। चलो अब देखो, आपको पता है ये तो होगा नहीं, अभी 3 है क्योंकि 6 कार्बन तीनों में होते हैं तो हेक्स तो होगा। अब तुम मालूम करोगे कि ये क्या है, तो आप इसका तरीका वही देखो, एक तरीका आप देखो, मैं बताऊं, आप क्या देखोगे, तीनों के फॉर्मूले आपको पता है, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन को। तो हमारा तरीका ये है कि अगर एल्केन होता तो मैं CnH2n+2 में देख लूं, C6 6 दूनी 12 और 2 14, C6H14 होता तो होता, नहीं है, ये तो कंफर्म है एल्केन नहीं है। आप कहोगे एल्कीन तो नहीं है, CnH2n, एल्कीन तो नहीं है, तो C6 6 दूनी 12 बिल्कुल नहीं है, C6H
10 हो रहा है क्योंकि 10-2 होता है एल्काइन में, तो C6 6 दूनी 12, 12 में से 2 गए, C6H10, मतलब ये तो हेक्साइन होगा। अब देखो आपको कुछ समझ में आया क्या? एकदम में एग्जाम में ठोक जाओगे क्या? आंसर नहीं दे पाओगे। बात समझ में आए? सी समझ में आ रहा है? अरे सी तो तुम दे दोगे, अब तो आपके सामने पीछे लिखा भी है। मैं ये कह रहा हूं, अभी मेरी बात को तुम बहुत गौर करके नहीं सुन रहे हो। तुम ये देखना चालू करो कि सर हम एग्जाम में बिना ऐसे सवाल पूछे गए रेलवे के ग्रुप डी के पेपर में, ये वही है कि इनका कोई लॉजिक नहीं है कि रट बिटा के तुम आंसर दे के आ जाओ, किसी भी सूरत में नहीं दे के आ सकते। तो आपको इतना तो इन एल्कीन एल्काइन के बारे में पता होना चाहिए। अब इधर आ जाओ, हाँ इधर आ जाओ, इसमें आ गए, ये आ गए। मैंने आपको एक तरीका बता दिया, दूसरा तरीका तो एक तरीका तो क्लियर बता दिया, एल्केन एल्किन एल्काइन को ऐसे पूछ लेगा, उनके कैसे कैसे क्वेश्चन बनेंगे बता देंगे। दूसरा तरीका आपसे पूछे संतृप्त हाइड्रोकार्बन, तो एल्केन अगर उदाहरण में मिले तो संतृप्त, और अगर एल्किन और एल्काइन कोई सी भी हो वो सब क्या कहलाएंगी? असंतृप्त। इसका मतलब जरूरी नहीं है जैसे तुमसे पूछे कि इनमें से कौन सी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया इनमें से कौन सी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, ठीक है, आपसे असंतृप्त पूछा, ऑप्शन दिए मेथेन, ऑप्शन में दिया एथेन, ऑप्शन में दिया प्रोपेन, और ऑप्शन में दिया एथाइन। तो आप बताओ मुझे असंतृप्त, आपको पता है असंतृप्त का मतलब एथाइन, मतलब ये क्या है? एल्काइन है, जिनमें कार्बन के मध्य अगर ट्रिपल बॉन्ड होगा एथाइन नहीं होता, इसकी जगह एथीन होता, तो आप आंसर एथीन दे देते। जहां डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के उदाहरण हो तो समझ लेना वो सब क्या कहलाएंगे? असंतृप्त कहलाएंगे। तो ये बात आपको क्लियर रूप से पता चल गई होगी, ये बात सबको पता है, ठीक है ना। अगली बात आ जाओ, हम जब ये पढ़ रहे थे तो एक चीज तुमको ये समझ में नहीं आई थी, सर ये क्या होता है, तो मैं एक बार फिर से बताता हूं, एलिसाइक्लिक। इसमें क्या याद रखना है? अब एग्जाम की दृष्टि से आ जाओ, इसमें तुमको ये याद रखना है, एलिसाइक्लिक में बता देता हूं क्या होते हैं। लो, ये वर्गीकरण में से क्वेश्चन आएगा। एलिसाइक्लिक, ठीक है, आपको पता है इसमें क्या होती है? एलिसाइक्लिक का मतलब इसमें 3 कार्बन की वलय होती है। कितने कार्बन की? 3 कार्बन, ऐसे मत लिखो, 3 कार्बन या 3 से अधिक कार्बन की वलय होती है, रिंग होती है। कहने का मतलब मैंने आपसे पहले ही बोला था कि कम से कम वलय बनाने के लिए 3 कार्बन तो होने चाहिए, क्योंकि एलिसाइक्लिक चक्रीय हाइड्रोकार्बन का उदाहरण था। आप कहोगे सर इसके एग्जाम्पल क्या होते हैं, तो देखो 3 कार्बन की वलय बना के देखो, एक क्या बनेगी? देखो पहली वलय, ये कार्बन, ये कार्बन, सब सिंगल बॉन्ड वाले बनाने, कोई डबल बॉन्ड वाले नहीं बनाने आपको, ठीक है। आप ध्यान रखना, बनने को सर बन नहीं सकते, बिल्कुल बन सकते हैं डबल बॉन्ड में, लेकिन आपसे नहीं पूछेगा क्योंकि ये एलिसाइक्लिक वगैरह कोई समझाए नहीं है। मैं आपको उदाहरण के लिए बता रहा हूं कि कभी एग्जाम में ऐसा पूछ लिया जाए, ध्यान रखना। देखो 1, 2 और 3, आपको पता है 1 कार्बन की वलय बनेगी क्या? नहीं। 2 की बनेगी क्या? नहीं। कम से कम 3 कार्बन तो होनी चाहिए, ठीक है। अब देखो पहले कार्बन पे आ जाओ, पहले कार्बन पे आ जाओ, ये कार्बन फर्स्ट है, कितने बॉन्ड बन रहे हैं? फर्स्ट है, एक इधर बन रहा है, एक इधर, 2 बच रहे हैं, तो 2 हाइड्रोजन इधर जोड़ सकते हो आप, CH2, ऐसे भी लिख सकते हैं हम, ठीक है। इधर देखो इस कार्बन से भी 2 बन रहे हैं, 2 कम है, तो इसमें भी CH2 जोड़ दिया, इधर भी CH2 जोड़ेगा, ऐसे ही जोड़ेगा। एक कार्बन की 4 संयोजकता होती है। तो आपको पता होना चाहिए कि देखो सब में सिंगल बॉन्ड है, तो प्रोपेन तो होंगे, ये 3 कार्बन है, लेकिन इनमें वलय बन रही है, तो इनको वलय के कारण क्या बोलते हैं? साइक्लोप्रोपेन। अब तुमको मैं बहुत सिंपल वाला तरीका बता रहा हूं, इसलिए मैंने कहा था तुम्हारा काम यह है, एग्जाम में तुमसे कोई उदाहरण पूछेगा ना, स्ट्रक्चर पूछेगा ना कुछ पूछेगा, तुमको तो जब कभी भी एल्केन में साइक्लो लगा मिल जाए तो समझ लेना वो सब एलिसाइक्लिक होंगी। कैसी होंगी? एलिसाइक्लिक चक्रीय के अंदर एलिसाइक्लिक होंगी। देख लो इसके आगे कौन सी होगी, तो दूसरी वाला उदाहरण होगा साइक्लोब्यूटेन। साइक्लोब्यूटेन, आप कहोगे सर इसकी स्ट्रक्चर देख लो, ब्यूटेन मतलब कितने कार्बन? 1, 2, 3 और 4, समझ में आ गया?
देख लो, इसमें भी CH2 जुड़ेगा, इसमें भी CH2 जुड़ेगा, इसमें भी 2 हाइड्रोजन जुड़ेंगे, इसमें भी 2 हाइड्रोजन जुड़ेंगे। ठीक है, आप कहोगे इसका नाम इसलिए साइक्लोब्यूटेन लिखा। अगली बात करोगे, अगला कौन सा हो सकता है, तो अगला हो सकता है साइक्लोपेंटेन। लो, साइक्लोपेंटेन। आप कहोगे सर इसकी स्ट्रक्चर लो, 1 2 3 4 और 5, ये सिंगल बॉन्ड, ये भी सिंगल बॉन्ड, ये 5 कार्बन की बन गई। बन गई क्या, क्या नाम हुआ, साइक्लोपेंटेन। सब में CH2 जोड़ दो, संयोजकता पूरी करने के लिए ये CH2 जोड़ दिया। ठीक है, अगली कौन सी उदाहरण होगा, आप कहोगे सर साइक्लोहेक्सेन। तो तुमको कुछ नहीं करना है, अगर एलिसाइक्लिक पूछे तो जहां साइक्लो लिखा मिल जाए समझ लेना वो एलिसाइक्लिक होंगे, साइक्लो वाले होते हैं। और ये क्या होगा, 6 कार्बन है तो 1 2 3 4 5 और 6 इस तरीके से जोड़ेंगे। देख लो ये रिंग बन गई। सब में कोई ये तो नहीं पूछेगा सर इसको वैसे नहीं लिख सकते क्या, जैसे आप पहले लिख सकते तो बिल्कुल लिख दो। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, लिखना चाहो तो देखो इसके नीचे लिख देता हूं मैं। इसको ऐसे लिखना चाहो तो ये तो मैंने स्ट्रक्चर बता दिया आपको। कितने कार्बन है, 3, तो आप लिखोगे, देखो मैं इसको वैसे ही लिख दूं, है C3। कितने हाइड्रोजन, 2 4 6, C3H6। समझ में आ रहा है क्या, इस तरीके से भी लिख सकते हैं, लिखने की कोई दिक्कत नहीं। मैं स्ट्रक्चर से समझा दिया है इसलिए आप समझ लो। लेकिन आप क्या करो, कोई स्ट्रक्चर याद मत रखना, तुम्हारा काम है तुम तो जहां साइक्लो लगा मिल जाए, साइक्लो लगा मिल जाए, साइक्लो लगा मिल जाए, ब्यूटेन वगैरह इनके आगे तो समझ लेना वो सब क्या कहलाएंगे, एलिसाइक्लिक कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, एलिसाइक्लिक। सर इसमें भी हाइड्रोजन कितने हैं, देख लो आप, हाइड्रोजन पता चल रहा है, गिन लो किसी में भी। दूसरे में गिनना चाहो तो देखो, कार्बन 4 है, हाइड्रोजन 2 4 6 8, C4H8। ठीक है ना, तो ये बात याद रख लेना कि जहां ऐसा लिखा मिल जाए तो आप इसको मान लेना। अगली बात सुनो, अगला आता है, एक आता है आप सबको पता है जिसको बोला था एरोमेटिक। एरोमेटिक क्या होते हैं, एरोमेटिक वो होते हैं कि जो बेंजीन, एरोमेटिक में क्या आते हैं, बेंजीन व बेंजीन से बनने वाले उत्पाद, बेंजीन व बेंजीन से बनने वाले उत्पाद। कहने का मतलब बेंजीन से बनने वाले उत्पाद, एक तो बेंजीन है और बेंजीन मतलब इससे बेंजीन से बनने मतलब बेंजीन की बलय तो सब में पाई जाएगी, वो एरोमेटिक कहलाएंगे। क्लियर है, इसका मतलब क्या मतलब है आपको, तो एक उदाहरण एरोमेटिक के बारे में एक बात ये याद रखना, मैंने पहले भी कहा था, एरोमेटिक वो होते हैं जो काले धुएं के साथ जलते हैं। अरे किसके साथ, काले धुएं के साथ जलते हैं। आप कहोगे सर इसका एग्जाम्पल मैंने एक उदाहरण बताया था सबसे इंपॉर्टेंट, आप तो ये याद रख लेना, एरोमेटिक का उदाहरण कभी पूछा जाए बेंजीन, ये तो 100% याद रखना है आपको। बेंजीन की स्ट्रक्चर भी याद रखनी है। आप कहोगे सर स्ट्रक्चर, बेंजीन वो होते हैं जिसमें 6 कार्बन होते हैं, 1 इस तरीके से। आप मैं सही तरह से बना दूं, इधर बना दूं, है ना, इससे देख लो। आप कहोगे सर पहले वाले में भी तो 6 थे, इसमें थे, तो हमको कैसे पता चलेगा ये बेंजीन है। इधर देख लो अंतर है, क्या है, बेंजीन एरोमेटिक वो होते हैं जो बेंजीन से, बेंजीन की स्ट्रक्चर बनते हैं तो उसमें एकांतर क्रम में डबल बॉन्ड होता है। कैसे, यहां मैंने एक डबल बॉन्ड लगा दिया कार्बन कार्बन के मध्य, इसको छोड़ो फिर डबल बॉन्ड यहां लगेगा, फिर इसको छोड़ो फिर इधर लगेगा। ठीक है, आप कहोगे सर हमेशा जो नंबर बताएं वही लगेगा, कोई जरूरी नहीं है, कहीं से भी लगा दो आप। इधर लगाते तो इसको छोड़कर एक इधर लगाते, एक इधर लगाते, इस तरीके से डबल एकांतर क्रम में डबल बॉन्ड हो, बेंजीन होगा। तो इसका मतलब आपसे पता है इससे क्या फर्क पड़ेगा, देखो ये फर्क पड़ेगा। देखो सुनो, एक एक कार्बन को लो, इसको लो, इस कार्बन की संयोजकता गिनो, कार्बन की कितनी होनी चाहिए, 4 बॉन्ड, 2 इधर बन गए, 1 3, 1 बच गया, और जब बच गया वहां हाइड्रोजन जुड़ेगा। आपको पता है ये हाइड्रोकार्बन है तो कितना हाइड्रोजन जुड़ेगा, 1। इसमें भी देखो 2 और 1 3, चौथा जुड़ गया हाइड्रोजन, 2 और 1 3, जहां कम हो ना, जितने कम हो, जैसे यहां कम थे 2 हाइड्रोजन कम थे तो मैंने 2 हाइड्रोजन जोड़ दिए, यहां 1 ही कम है तो सब में देखो 1 हाइड्रोजन ही जुड़ेगा सब में। तो इस तरीके की संरचना तो कभी भी एग्जाम में आ सकता है, 4 तरह की संरचना बना के दे दे, बेंजीन में दे सकता है और कहीं नहीं पूछेगा तो आप कह देना ये बेंजीन है।
क्लियर? इसको लिखोगे क्या तो इसको ऐसे लिखते हैं C6H6। सही है क्या? आप कहोगे सर सही है। कितने कार्बन है? 6। हाइड्रोजन कितने? 6। तो C6H6 क्या होता है? अब समझ में आया क्या? एग्जाम में पूछ ले। अब देखो C6 वाले आप देखो कौन कौन से। एक देखो ये रहा C6H12, एक C6H10 है, एक हेक्सीन भी है C6H12। ठीक है, लेकिन अंतर समझो, ये हेक्सीन है, डबल बॉन्ड में आया है, और एक इधर देखो C6H14 भी है। तो कभी ये मत कर लेना कभी भी एग्जाम के अंदर कि मैंने कहा बेंजीन का सूत्र, तो इस तरीके लिख के दे, बेंजीन का पूछे तो आप बोलोगे सर C6H6 होता है, C6H6। सर पुराने ढक्कन खुल रहे हैं हमारे, बिल्कुल खुल जाएंगे, अभी तो कुछ भी नहीं खुल रहा है। एक तरह से मुझसे पूछा जाए ना, एक सिंपल तरीका बता। हाँ ये तरीका है कि आप कोई भी पढ़ोगे ना, पढ़ने का तरीका यहीं से चालू होगा, लेकिन मैं तुम्हारा काम बता रहा हूं। तो आप मेरे दोस्तों, आप एक बेंजीन रख लो एग्जाम्पल के लिए। अब स्ट्रक्चर नहीं पूछेगा, उदाहरण के लिए एक टालुइन याद रख लेना। टालुइन कुछ नहीं होता, वैसे देखो इस बेंजीन की स्ट्रक्चर ऐसे बनाइए ना, इसको ऐसे भी बना देते हैं, इस तरीके से बना के लिख देना, तो हम साइंस में समझ जाते हैं ये बेंजीन है। जो साइंस वाले स्टूडेंट है वो समझ जाते हैं ये बेंजीन है। ये इसका मतलब भी ये जहां जॉइंट है वहां सब कार्बन जुड़ेंगे, इस तरीके से लिख दे, इस तरीके से लिख दे। लेकिन आप तो उदाहरण याद रख लेना, बेंजीन, टालुइन, और मैंने कहा एक और याद रख लेना, फिनॉल। ये तीनों एस, आप कहोगे सर तीन ही है क्या? हजारों हैं क्या? रटोगे नहीं। ये 3 नाम आपकी बुक में ज्यादा से ज्यादा मिल सकते हैं, आपकी बुक में तो केवल एक नाम मिलता है बेंजीन। मैंने ये 3 उदाहरण बता दिए, इनके अलावा नहीं पूछेगा। तो एरोमेटिक कौन सा है तो ये याद रख लेना, ठीक है। आपसे देखो, अब इधर आ जाओ, मैं ये पढ़ाना चालू किया, आपको याद आपको ये करना था, और उससे संबंधित क्वेश्चन कैसे? अचक्रीय मतलब जब कार्बन की सीधी बले हो, तुमसे संतृप्त पूछे तो एल्किन लिख देना, असंतृप्त पूछे तो एल्किन और एल्काइन। अब समझ में आ गया एल्किन क्या है, एल्किन एल्काइन। चक्रीय 2 प्रकार के, समचक्रीय जिसमें कार्बन हाइड्रोजन, विषम चक्रीय मतलब समझे, जैसे पिरिमिडीन की स्ट्रक्चर बताऊं, देखो ऐसे होता है, इसमें इस तरीके से एक बीच में नाइट्रोजन जुड़ जाता है। तो जहां विषम चक्रीय का मतलब होता है कार्बन की बले में, विषम चक्रीय में बता देता हूं, कार्बन की बगले में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन ये जुड़ जाए ना, तब याद रखना वो विषम चक्रीय कहला देता है। कभी कभी इनके अंदर विषम चक्रीय। तो आप तो 3 उदाहरण दिए, इनको याद रख लेना बस। कोई पूछ ले कभी ऐसा हो जाए तो ध्यान रखना, वैसे कुछ नहीं पूछेगा। एलिसाइक्लिक के उदाहरण जिनमें साइक्लो लगा हो, एरोमेटिक में बेंजीन, टालुइन और क्या होते हैं, फिनॉल होते हैं। आप कहोगे सर ये हमको कम से कम सर साइक्लोप्रोपेन को वापस बता दो। ये साइक्लोप्रोपेन में क्या है दिक्कत है? इधर आ जाओ, एक ने लिखा है सर साइक्लोप्रोपेन, इधर आ जाओ। कौन सा साइक्लोप्रोपेन मैं बता दूं, ये आ गया, ये लो साइक्लोप्रोपेन आ गया। CH2 CH2 CH2, कार्बन की 3 बले हो, 3 कार्बन थे, प्रोपेन बन गया, और बले के रूप में तो साइक्लोन लग गया, बस तो साइक्लोप्रोपेन है। जब बले हो 3 कार्बन या 3 से अधिक कार्बन की बले हो, मैं तो तुमसे कह रहा हूं कुछ भी मत करो, जो उदाहरण दे रखे हैं ना वो याद रख लेना, कुछ भी नहीं पूछेगा इनमें से आपको। इससे हाँ भाई, न्यू ईयर नाइट को नाइट कर्फ्यू लगा है भाई, पार्टी नहीं करनी है इस बार। देखो गणेशपुरी ऐसी, बस यही तुम चीजें तो बंद कर देते तो। सर एलिसाइक्लिन में डबल बॉन्ड हो, हाँ सर बिल्कुल हो जा सकता है एलिसाइक्लिन डबल बॉन्ड, लेकिन आप कहोगे सर ऐसा तो बहुत कुछ हो सकता है, डबल बॉन्ड क्या ट्रिपल बॉन्ड भी हो, कौन सा बॉन्ड हो, तो लेकिन आप कहोगे सर लेकिन आपको उससे कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं है डबल बॉन्ड। ये तो मैंने कहा एक तरीके से पहाड़े हैं आपकी बुक में, जैसे मैथ के सवाल करने और पहाड़े समझाए जाते हैं, वो पहाड़े दे रखे हैं 10 तक। आपको अलग से एक बुक आती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, जिसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं, तो उससे लेना देना नहीं है आपको, ठीक है। जिनको और कुछ पूछना हो वो अलग से पूछता है ना, लेकिन एग्जाम में नहीं पूछेगा, इसलिए मैं आपको इनके बारे में कोई बात नहीं करूंगा। आपसे जितना बोला है उतना याद रखना, ठीक है। अब मैं बता देता हूं, एक मैं कुछ अभिक्रिया बता रहा हूं, एक अभिक्रिया अलग से और बता रहा हूं जो कार्बनिक अभिक्रियाओं में आता है। मेरी बात को सुनो, मेरी बात बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना, ठीक है। और वो क्या है, एक रिएक्शन
लिख रहा हूं, है ना। आप ये याद रख लेना, जो इसी चैप्टर में आती है। तुमसे कभी एग्जाम में, देखो मैं ये लिख दूं, आपको एक हेडिंग डाल दूं जिससे थोड़ा सा याद रह जाएगा आपको। कोई तुमसे पूछे तो एक हेडिंग डाल रहा हूं, कार्बनिक अभिक्रियाएं। आप कहोगे सर पहले भी तो अभिक्रिया कल भी तो लिखवाई थी, फिर ये कौन सी आ गई। कुछ इस 4th नंबर के चैप्टर में कुछ अभिक्रिया हैं, जिन अभिक्रियाओं में से एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। उनमें से मैं सबसे पहले वही अभिक्रिया ले दूं, और वो कौन सी अभिक्रिया है, जो लोग एग्जाम देते होंगे उन लोगों को पता होगा। एक अभिक्रिया लिख रहा हूं और उस अभिक्रिया का नाम होता है हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया। वो इसी चैप्टर में आती है, देख लेना अब। और रेलवे वाले पुराने पेपर उठा दे देंगे तो बहुत बार एग्जाम में ये आती है, हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया। आप कहोगे सर ये क्या होती है। हाइड्रोजनीकरण का मतलब होता है कि जहां हाइड्रोजन से क्रिया होती है। किससे होती है, हाइड्रोजन। किसकी, यह याद रखना। हाइड्रोजन क्रिया के अंदर क्या होता है, हाइड्रोजन क्रिया के अंदर, हाइड्रोजनीकरण के अंदर, कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन संतृप्त में बदल जाता है। कैसे, देखो सुनो, ये कोई असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। कैसे, मैं लिखता हूं आपको, CH2 डबल बॉन्ड CH2। आप कहोगे सर इसका नाम क्या है, कितने कार्बन है, 2। तो आप ही कहोगे सर इसका नाम तो एथीन है। ठीक है, अगर इस एथीन की क्रिया मैं हाइड्रोजन से कराऊं, लो करा दी, तो मुझे बताओ मैं इसमें 2 हाइड्रोजन कैसे जोड़ूंगा। ये कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन हो जाएगा। जैसे ही 2 कार्बन जोड़ूंगा तो ये कैसे लिखने में आ जाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। इसका मतलब एथीन क्या बन गया, एथेन बन गया। अरे क्लियर है क्या, मतलब इसके अंदर क्या हो गया, आप ये नीचे भी लिख सकता हूं मैं। आप ये कहोगे कि हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया के अंदर असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से कैसा हाइड्रोकार्बन बन गया, तो आप कहोगे सर संतृप्त हाइड्रोकार्बन बन गया। ये तो हमारी केमिस्ट्री की भाषा में परिभाषा है कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से संतृप्त हाइड्रोकार्बन बनाने के लिए हम किसका अभिक्रिया को उपयोग करते हैं, हाइड्रोजनीकरण। लेकिन अब एग्जाम पे आ जाओ। एग्जाम में हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया का एक उदाहरण आता है कि जब वनस्पति तेल, सुना होगा, अरे वनस्पति तेल बहुत सुना होगा, जब इसकी क्रिया हाइड्रोजन से कराते हैं। अरे किससे कराते हैं, हाइड्रोजन से। कब, तो याद रखना निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में। निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में, उत्प्रेरक का मतलब होता है कैटालिस्ट, जो अभिक्रिया को कराने में काम करता है। और कराते हैं तो क्या बनता है, तो बहुत लोगों को पता होगा, वनस्पति घी बनता है। और रेलवे के अंदर हजारों बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन था कि वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनने की क्रिया कौन सी होती है, तो आप बोलोगे हाइड्रोजनीकरण। सर C3 कैसे, C3H6 ही होता है, साइक्लोप्रोपेन वाला। कौन अभी साइक्लो पे अटक रहे हैं, बिल्कुल देख लो, 3 कार्बन C3H6 ही होगा, साइक्लोप्रोपेन 101%। दिमाग मत लगाइए। अगली बात, इधर आ जाओ, ये सुना है कि नहीं सुना पहले बोलो। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनने की क्रिया कौन सी होती है, तो आप याद रख लेना उस अभिक्रिया को हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। अरे कौन सी कहते हैं, हाइड्रोजनीकरण। तो हमेशा याद रख लेना, कभी भी पूछा जाए कि वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनने की क्रिया कौन सी होती है, तो आप बोलोगे वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनने की क्रिया होती है हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया, जो एग्जाम में बहुत पूछा गया है मेरे दोस्त, जिसको आप 100% याद कर लेना। ठीक है, इसी में एक अभिक्रिया और बता रहा हूं, एक ये, इस बार एक अभिक्रिया ये भी पूछ सकता है। इन कार्बनिक अभिक्रियाओं में एक अभिक्रिया और आती है, ऑक्सीकरण। आप कहोगे सर वही ऑक्सीकरण जो आपने पहले लिखवाया था। नहीं सर, कल लिखवाया था। नहीं भाई, यहां क्या होता है इस ऑक्सीकरण में, C2H5OH। अब ये थोड़ा सा डिस्टर्ब कर देगा, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा बता रहा हूं, उतना याद रट लेना, एक तरह से समझ लेना, दिमाग मत लगाना। इसका नाम क्या होता है, तो मैं बता दूं, इसका नाम होता है एथेनॉल। एक लाइन रटाने के लिए बोल रहा हूं, क्योंकि इस एक लाइन को तुम ज्यादा समझ नहीं पाओगे। इसकी क्रिया, एथेनॉल की क्रिया नवजात ऑक्सीजन से कराई जाती है। तब क्या बनता है, तब बनता है CH3COOH प्लस H2O बाहर निकल जाता है इस अभिक्रिया में। लेकिन ये अभिक्रिया क्षारीय KMnO4, आपको पता है पोटेशियम परमैंगनेट, और अम्लीय
K2Cr2O7। आप कहो कि सब इसका नाम क्या है, तो मैं लिख दूं इसका नाम होता है पोटेशियम डाइक्रोमेट। किसी ने सुना हो तो सुन लेना, लेकिन आप इसका नाम याद भी रख लो, इसका फॉर्मूला भी याद रख लेना, पोटेशियम डाइकार्बोनेट। कहने का मतलब एथेनॉल से एथेनोइक अम्ल बनता है, CH3COOH को बोलते हैं एथेनोइक अम्ल। अब आपके लिए बहुत सी नई चीजें आ गई, एक तो एथेनोइक अम्ल आ गया, एथेनॉल आ गया, तो आप कहोगे सर ये कैसे याद रखेंगे, तो मत ही रखो, तुम एक काम करना, तुमसे कभी एग्जाम में ये पूछ सकता है कि एथेनॉल से एथेनॉइल बनना, या तुमसे पूछेगा कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया में, ठीक है, किसकी उपस्थिति में होती है, तब आप बोलोगे क्षारीय KMNO4 और अम्लीय, अगर मैं बात करूं K2Cr2O7 की उपस्थिति में होती है। याद रख लेना मैंने क्या बोला, एक सेकंड में देख लूं तुमको क्या है, एक सेकंड। हाँ बिल्कुल, नवजात कब बोलते हैं कि जब ऑक्सीजन परमाणु के रूप में हो तो उसको नवजात बोलते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन उस स्थिति में रह ही नहीं सकती। लेकिन आप इतना सा याद रखोगे, आपको कुछ याद नहीं रहेगा, आप याद रखोगे कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया में अगर आपसे पूछा जाए कि ऑक्सीकारक के रूप में किसका उपयोग किया जाता है, तो याद रख लेना, एक तो आप बोलोगे सर क्षारीय KMNO4, जो मैंने लिखा है ना वो मैं एक बार लिख रहा हूं, क्वेश्चन के लिए आपसे पूछेगा, और किसका अम्लीय। ये साइंस के एग्जामों में बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, कभी एग्जाम में पूछ लिया जाए तो तुम तो इतना सा याद रख लेना कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया में ऑक्सीकारक के रूप में किसका उपयोग किया जाता है, तो आप कहोगे ऑक्सीकारक के रूप में सर क्षारीय KMNO4 और अम्लीय K2Cr2O7 का उपयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये दो अभिक्रिया बताई, ये तो आपको 100% एग्जाम में पूछी गई है दोस्तों कि वनस्पति तेल से वनस्पति घी का बनना कौन सी अभिक्रिया है, तो आप कहोगे सर हाइड्रोजनीकरण, और रखना चाहो तो एथीन से एथेन बनने की क्रिया भी हाइड्रोजनीकरण है। या आप ये याद रखना चाहो कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया में ऑक्सीकारक के रूप में किसका उपयोग किया जाता है, या तो ऑप्शन में क्षारीय KMNO पर आ जाएगा या अम्लीय K2Cr2O7। याद रख लेना, इतना आपको पता होना चाहिए। बस लास्ट एंड फाइनल मैंने दिमाग लगवाया है आपसे, कोई एग्जाम में इस तरीके का क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आप याद रख लेना आज के टॉपिक में। उसके बाद तो दोस्तों ऐसी चीजें आती हैं, मैं आपको बता दूं, फिर मैं आपको इस तरीके के 3-4 टॉपिक और है, 4 के 5 जो भी हैं उनको और बताता हूं एग्जाम के लिए, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक टॉपिक आता है जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, हाल ही में एग्जामों में बहुत पूछा जाता है, सबने सुना होगा, एक आता है साबुन। अब तुम मत घबराना, जिसको कुछ भी घबराना था, वैसे एक थोड़े से ये 2 रिएक्शनों में कुछ लोग घबराए होंगे, इससे पहले वाली में किसी को दिक्कत होनी नहीं चाहिए, एरोमेटिक इनमें सब में बता दिए। अब से आगे फिर भूल जाना कि अब कुछ ऐसा समझने का नहीं है, अब मैं आपको उंगलियों पे क्वेश्चन बताऊंगा, उनको आप याद करते रहना। ठीक है दोस्तों, मेरी बात को सुनना। हाँ, कार्बन के अपर रूप ले रहा हूं दोस्तों मैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को मैं क्या क्या लूंगा, कार्बन के अपर रूप लूंगा, साबुन लूंगा, अपमार्जक लूंगा, प्लास्टिक, रेसे, बहुलक, वो सब, और एक सीमेंट आता है वो इसी के अंदर लेंगे। आपको पता नहीं है सिलेबस एक्चुअल में किस तरीके से पूछा जाता है, इसलिए मैं सिलेबस से चल रहा हूं। साबुन अपमार्जक इसी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाले पार्ट में मिलेंगे और अपर रूप आपको मिलेंगे। तो सबसे पहले मैं साबुन ले रहा हूं। मैंने फिर बोल रहा हूं, साबुन या सोप क्या होता है, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है कि साबुन क्या है, तो आप कहोगे सर साबुन उच्च कार्बोक्सिलिक अम्लों के, मैं बिल्कुल क्वेश्चन लिखा दूंगा आपको, पहले थोड़ा यह समझना, साबुन उच्च कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम या पोटेशियम के लवण होते हैं। सोडियम या पोटेशियम के लवण होते हैं। आप पूछोगे सर साबुन क्या है, तो अभी मैंने इतना सा बोला है, आप ये याद रखोगे साबुन क्या है कि साबुन सोडियम या पोटेशियम के लवण होते हैं। कैसे? उच्च कार्बोक्सिलिक अम्ल। इसका मतलब क्या है, देखो पहले इधर देखो, पहले मैं एक बताता हूं साबुन बनता कैसे। मैं पहली बात को सुनना, साबुन बनाने के लिए पहली बात याद रखना 3 तेलों का उपयोग करते हैं। आप कहोगे सर कौन से? पहला तेल है अरंडी का तेल, आप कहोगे दूसरा तेल
दूसरा कहोगे जैतून का तेल, जैतून का तेल। और तीसरा तेल कौन सा है, तो मैं तीसरा कहूंगा सर सूरजमुखी का तेल। पहला क्वेश्चन, एक बार एसएससी के अंदर पूछा गया क्वेश्चन, तो जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं साबुन से मैं सब बता दूंगा कि ईथर कीटोन को बता दो। अरे मेरे भाई कोई मतलब नहीं है, मैं फिर बोल रहा हूं ईथर कीटोन संबंधित ईथर कीटोन से क्या हो जाएगा अगर तुम ऐसे लिख दोगे कि सर ROR को ईथर बोल देंगे इतना सा, उससे आपसे एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बनेंगे। जहां से बनेंगे मैं अपने आप बता दूंगा, और लोग वो मतलब ही नहीं है दोस्तों, वो आपसे पूछे नहीं जाए। आपने क्या, कुछ लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थोड़ी बहुत पढ़ लेते हैं ना, सर एल्कोहल भी आता है ईथर, ऐसे कहने से थोड़ी काम चलता है। एग्जाम में ये भी तो देखना होता है कि एग्जाम में पूछेगा क्या। उनसे संबंधित जैसे मेथेनोइक अम्ल आ गया कि चींटी का अम्ल कौन सा, तो वैसे क्वेश्चन अपने आप ही आगे आने थे, उससे कोई मतलब नहीं है ना। तो पहला क्वेश्चन आप याद रखोगे एग्जाम के अंदर, एक बार एसएससी का पूछा गया क्वेश्चन था कि साबुन बनाने में इनमें से किस तेल का उपयोग किया था। कोई एक तेल आया था, तो कौन कौन से, अरंडी, जैतून और सूरजमुखी, ये 3 तेल है। इनमें से आप कोई सा भी ले सकते हो, ठीक है। और अगर ये तेल है तो इनका फॉर्मूला इधर बनेगा C17 H35 COOH। इनको क्या बोलते हैं, तो आप कहोगे ये होते हैं वसीय अम्ल। अरे कौन से अम्ल होते हैं, वसीय अम्ल। क्लियर। इनकी क्रिया कराई जाती है NaOH से। आप सबको पता है NaOH क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, या इसी को कास्टिक सोडा बोलते हैं, ठीक है। इनकी क्रिया कराई जाती है, तो क्या होता है, ये अभिक्रिया कैसे होती है, देखो मैं समझाता हूं। इस अभिक्रिया में इस तरीके से होता है, तो इस अभिक्रिया में से इस तरीके से, ये देखो, ये जल तो निकल जाता है बाहर। क्लियर। आप कहोगे सर ये निकाल दिया, लो प्लस H2O, ये निकल गया। अब ये मत देखना सर रिएक्शन कोई आपको बनानी नहीं है, मैं बता रहा हूं। और ये जाके इससे जुड़ जाएगा, कैसे, तो आप कहोगे सर इस तरीके से C17 H35 C17 H35 COONA, ठीक है। और ये क्या है, ये होता है साबुन। ये लो, मैं कहूं तो ये साबुन का फॉर्मूला है, ठीक है ना। इसको लिखने का तरीका, तो साबुन बनाने का उपयोग तरीका क्या है, 3 तेलों में से कोई 3 तेलों में से एक लिया, और ये कोई वसीय अम्ल था, इसकी क्रिया NaOH से कराई, तो साबुन बना C17 H35 COONA प्लस H2O, ठीक है ना। अब इसको भूल जाओ तुम, अब इधर आ जाओ। मेरी क्या बोला कि साबुन उच्च कार्बोक्सिलिक अम्ल, उच्च क्यों बोला कि देखो देखो C17 कार्बन के 17 परमाणु जुड़े हैं इस तरीके, 1 2 3 4 5 6, फिर उनकी स्ट्रक्चर की गई तो लंबी श्रृंखला बनी। उच्च कार्बोक्सिलिक अम्ल COOH अम्ल होता है वसीय अम्ल, ठीक है। इसकी क्रिया NaOH से कराई। अब आप कहोगे सर क्या वसीय अम्ल में केवल यही है, नहीं भाई, इस तरीके के कौन कौन से वसीय अम्ल उपयोग ले सकते हैं, ये लो, उच्च कार्बोक्सिलिक अम्ल, तो साबुन बनाने में उपयोग में आने वाले, मैं अच्छा क्वेश्चन बता रहा हूं, इस साल हो सकता है पूछ सकता है, आने वाले वसीय अम्ल, ठीक है। अब आपकी बुक में तो ये रिएक्शन लेके छोड़ दिया, लेकिन यही बात होती है एग्जाम की, आपसे क्या पूछ सकता है, क्योंकि ये बात बहुत पूछ चुका है साबुन के बारे में। कौन कौन से हो सकते हैं, पहला एक तो मैंने आपको अभी लिखा C17 H35 COOH, एक ये हो सकता है। दूसरा कौन सा हो सकता है, तो एक ये हो सकता है C17 H33 COOH हो सकता है। और कौन सा हो सकता है, तीसरा ये भी हो सकता है C17 H31 COOH भी हो सकता है। क्लियर। तो मैंने क्या बोला, और एक कौन सा हो सकता है, एक ये भी हो सकता है C15 H31 COOH। इस तरीके से वसीय अम्ल हो सकते हैं मेरे दोस्त। साबुन बनाने में मैंने कहा इस तरीके के वसीय अम्लों का उपयोग किया जाता है। क्लियर है। कौन कौन से, 4। आप कहोगे सर इनके नाम भी है, बिल्कुल नाम है दोस्तों। क्या नाम है, देखो इधर सुनो, ये होता है, इसको बोलते हैं स्टेरिक अम्ल। क्लियर।
C17, अगला क्या है C17H33COOH, ये क्या होता है दोस्तों, इसको बोलते हैं ओलिक अम्ल। ये क्या होता है 31 वाला, ये लिनोलिक अम्ल होता है। और ये क्या होता है, तो आप कहोगे सर ये पामिटिक अम्ल होता है। ये देखो आप दोस्तों, स्क्रीन पे देखो आप, काम की बात मैं फिर बोल रहा हूं, क्या बोला मैंने, कौन कौन से आप रटोगे, देखो कैसे। ये एक सेकंड, अब सुनो, आप क्या करोगे दोस्तों, ये मैंने एक वसीय अम्ल की रिएक्शन लिखी थी, एग्जाम का मैं कह रहा हूं वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, किसी भी एग्जाम के अंदर पूछे, ये किसी के भी अंदर आ सकता है, बहुत जगह साबुन सिलेबस में एग्जाम में ये पूछेगा कि साबुन बनाने में इनमें से किस वसीय अम्ल का उपयोग करते हैं या नहीं करते। तो 4 वसीय अम्ल का उपयोग किया सकता है, कौन कौन से, स्टेरिक अम्ल, ओलिक, हिंदी में लिख के दे देगा, ओलिक अम्ल, निलोलिक अम्ल और पामेटिक अम्ल, ये 4 में से किसी का भी किया सकता है, इसके अलावा किसी का उपयोग नहीं किया जा सकता। बात समझ जाए, मत करो कुछ भी याद, रिएक्शन भूल जाना। आप कहोगे सर ये कैसे, कोई कौन पूछ रहा है तुमसे, मैं तो समझाने के लिए बोल रहा हूं। मैं अभी उंगलियों में बता दूंगा 5 क्वेश्चन याद रखने साबुन में से जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन बताया अभी तक मैंने, पहला क्वेश्चन क्या, पहला अच्छा क्वेश्चन बनेगा कि इनमें से साबुन बनाने में किस वसीय अम्ल का उपयोग होता है या नहीं। तो याद रखना इन 4 का उपयोग किया सकता है साबुन बनाने में। अगला दूसरा क्वेश्चन आपको यह याद रखना है कि साबुन बनाने में किस तेल का उपयोग होता है, 3 तेलों को, अरंडी, जैतून और सूरजमुखी। अगली बात ये ढूंढो, अगर तुमसे कोई ये पूछे एग्जाम में कि साबुन का तीसरा क्वेश्चन, सामान्य सूत्र क्या होता है, तो हम केमिस्ट्री में क्या करते हैं कि ये C17H35 को शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हैं RCOONA। ये R का मतलब यहां या तो C17H35 आ जाएगा, या ये नहीं आया तो क्या आया, C17H33, H31, 1531, कोई सा भी आ सकता है। तो RCOONA भी हो सकता है। और मैंने यहां यह भी कहा कि साबुन उच्च कार्बोक्सिलिक अम्लों के पोटेशियम कब आएगा, तो तब आएगा कि जब हमको नहाने का साबुन बनाना हो ना मेरे दोस्त, तब क्या करते हैं, तब उस स्थिति में NaOH से क्रिया नहीं कराते। आपको ध्यान हो तो मैंने कहा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का साबुन, नहाने का साबुन बनाने में, तब हम KOH से क्रिया कराएंगे। तो आपको पता है KOH से कराएंगे तो यहां क्या आ जाएगा, K आ जाएगा। ठीक है, फिर बहुत लोगों को चक्कर बनेगा। ठीक है, तो इसमें से जो जल निकला ना वो निकल गया, उसको लिखने की जरूरत नहीं थी। लेकिन काम की बात यह है कि जब ये रिएक्शन होती है तो साबुन तो बनता ही बनता है, लेकिन इसके साथ एक प्रोडक्ट और बनता है, वो बनता है ग्लिसरॉल। सबको दिख रहा होगा मेरे हिसाब से तो बोर्ड पर क्या बनता है, ग्लिसरॉल। में पहले देख लो स्क्रीन पर सबको ग्लिसरॉल दिख रहा है क्या, काम की चीज है ये। अम्ल मतलब एसिड, ध्रुव वैष्णव एसिड बोलते हैं, अम्ल एसिड बोलते हैं ना। हाँ, सबको दिख रहा है। अब मेरी बात को सुनो, ग्लिसरॉल, ये ग्लिसरॉल क्या है, आप कहोगे ये एक सह उत्पाद है, साबुन बनाने की अभिक्रिया में सह उत्पाद है। कहने का मतलब जब साबुन बनाते हैं ना हम, तो C17H35 तो प्राप्त होता ही है साबुन, लेकिन उसके साथ एक अलग से प्रोडक्ट और बन जाता है, वो क्या बन जाता है, ग्लिसरॉल बनता है। एग्जाम की दृष्टि से आ जाओ, पहला क्वेश्चन। अब मैं देखो क्वेश्चन बताते जा रहा हूं एग्जाम के साबुन के। पहला, कभी भी पूछा जाए कि साबुन बनाने में किसका उपयोग होता है, तो साबुन बनाने में NaOH, या इसी को बोलते हैं, आपको पता है, कास्टिक सोडा या सोडियम हाइड्रोक्साइड, कास्टिक सोडा का उपयोग होता है। जो रिएक्शन में बातें लिखी थी, मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूं कैसे पूछेगा। इस साल का LDC का पूछा गया क्वेश्चन था कि साबुन बनाने में क्या NaOH का उपयोग नहीं हो रहा है। तो कभी भी पूछा जाए साबुन बनाने में किसका उपयोग होता है, तो आप बोलोगे NaOH का। दूसरा क्वेश्चन पहले भी लिखवा चुका हूं, अगर पूछे नहाने का साबुन बनाने में, घबराना मत दोस्तों, बात को समझना, नहाने का साबुन बनाने में तुमसे पूछा जाए किसका उपयोग होता है, तो नहाने का साबुन बनाने में KOH, और इसको क्या बोलते हैं, तो मैंने कहा था कास्टिक पोटास बोल दो, या मैं इसका वैसे नाम लिख दूं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग होता है।
2 क्वेश्चन, इनसे बाहर नहीं पूछेगा, मैं क्वेश्चन ही लिख रहा हूं आपको, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन, मैंने आपको अभी बोला कि साबुन बनाने की अभिक्रिया में तुमसे पूछे सह उत्पाद के रूप में क्या प्राप्त होता है, ग्लिसरॉल। पिछली साल का फर्स्ट ग्रेड का पूछा गया क्वेश्चन था, ध्यान रखो। साबुन बनाने की अभिक्रिया में, ये दूसरा अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, साबुन बनाने की अभिक्रिया में सह उत्पाद के रूप में ग्लिसरॉल बोलो या इसी का नाम बता दो, इसी को ग्लिसरीन कहते हैं। किसी ने सुना हो तो याद रखना, ग्लिसरॉल को ग्लिसरीन कहते हैं। ग्लिसरीन जाते हो, वो ग्लिसरीन आती है, वो बात कर रहा हूं। साबुन बनाने की अभिक्रिया में सह उत्पाद के रूप में ग्लिसरॉल प्राप्त होता है। मैं फिर बोल रहा हूं दोस्तों, इसको आप मोस्ट लगा के याद रखना, सह उत्पाद के रूप में क्या प्राप्त होता है साबुन बनाने की अभिक्रिया में, तो आप बोलोगे ग्लिसरॉल, या इसी ग्लिसरॉल को क्या कहते हैं, ग्लिसरीन कहते हैं। बात समझ में आ रही है सर? अरे वो कास्टिक सोडा होता है, NaOH क्षारीय प्रकृति का होता है दोस्तों, नॉर्मली अगर मैं बात करूं, और NaOH प्रबल क्षार होता है। आप कहोगे सर KOH भी क्षारीय होता है, लेकिन NaOH प्रबल क्षार होता है, और प्रबल क्षार का मतलब उसका हम उपयोग नहीं कर सकते, बालों के लिए हानिकारक रहेगा इसलिए, ठीक है ना, उसकी क्षारीय प्रकृति ज्यादा होती है। आपको पता है NaOH का pH 14 होता है, और KOH उसकी तुलना में कम क्षारीय होता है, यह ध्यान रखना। पहला क्वेश्चन, साबुन बनाने में किसका उपयोग करते हैं, NaOH का। दूसरा क्वेश्चन, नहाने का साबुन बनाना हो, KOH। तीसरा क्वेश्चन, साबुन बनाने की अभिक्रिया में सह उत्पाद के रूप में किसका उपयोग करते हैं, प्राप्त होता है, तो आप कहोगे ग्लिसरॉल। अगली बात, इस ग्लिसरॉल के बारे में मैं 2-3 बातें बोल रहा हूं, नीचे लिख रहा हूं। कभी सुना है ग्लिसरॉल, ग्लिसरीन, इसका उपयोग कहां होता है, याद रखना, कृत्रिम आंसू बनाने में। कौन सा, कृत्रिम आंसू में। क्लियर? आपको पता है मूवी वगैरह में से हीरो रोए या हीरोइन रोती है हीरोइन वगैरह, तो आपको पता है उसके आंसुओं में खासियत देखी होगी आपने, वो आंसू एक बार टपकते, नाटक वगैरह देखे हो तो टपकते ही रहते हैं, वो दिखते रहते हैं। क्यों, किसके आंसू रहते हैं, ग्लिसरीन। अगर वैसे आंसू होते तो रोते हुए टपक वो तुरंत पिघल जाते हैं, लेकिन अगर ग्लिसरीन का आंसू है तो वो दिखेगा आपको आराम से, तो वो दिखेगा, दिखना ही तो चाहिए, दिखाने की तो पैसे हैं वहां, तो इसलिए वो किसका उपयोग करते हैं, ग्लिसरीन का। तो हमेशा याद रखना कि कृत्रिम आंसू बनाने में किसका उपयोग होता है, ग्लिसरॉल या ग्लिसरीन का ही उपयोग होता है, ठीक है। अगर मैं बात करूं साबुन को पारदर्शी बनाना हो, एग्जाम में यह भी याद रखना, साबुन को पारदर्शी, सर आप पारदर्शी का मतलब पियर्स साबुन देखा है क्या, साबुन को पारदर्शी बनाने में किसका उपयोग करते हैं, तब भी याद रखना इस ग्लिसरॉल का या ग्लिसरीन का उपयोग किया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट। आप कहोगे सर ये यहां तो सह उत्पाद के रूप में प्राप्त हुआ था, वहां उपयोग नहीं किया था। जब हमको पारदर्शी साबुन बनाना हो तो हम ग्लिसरीन या ग्लिसरॉल का उपयोग करते हैं। पारदर्शी पियर्स साबुन था, सबसे पहला पारदर्शी साबुन बना था। और पियर्स का नाम क्यों रखा गया था, पियर्स, वहां वैज्ञानिक का नाम ही पियर्स था जिसने वह साबुन बनाया था, ये ध्यान रखना, उसके नाम पर ही उसका नाम पियर्स पड़ा था। तो कभी भी पूछा जाए कि साबुन को पारदर्शी बनाने में किसका उपयोग करते हैं, ग्लिसरॉल या ग्लिसरीन का उपयोग किया जाता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। साबुन के बारे में एक बात आप ये भी याद रख लेना कि जो साबुन होता है ना, ये साबुन क्षारीय प्रकृति का होता है, बिल्कुल होता है, क्षारीय प्रकृति का होता है। आप पूछोगे सर कैसे पता चला, तो तरीका यह है कि आपको देखा होगा कि साबुन से जो हाथ धोते हो आप, तो आपके हाथ फट जाते हैं, वो इसलिए क्षारीय प्रकृति का। और इसलिए आप ध्यान रख लेना, साबुन का हम उपयोग ऊनी कपड़े धोने में भी नहीं करते, क्योंकि साबुन क्षारीय प्रकृति का होता है, उससे चमक चली जाती है कपड़े की, ऊनी कपड़े की, क्षारीय प्रकृति का होता है। साबुन के बारे में यह भी याद रखना, साबुन का उपयोग केवल अलवणीय जल, नॉन साल्टेड वाटर, कहने का मतलब मीठे पानी में, मीठे पानी या मृदु पानी, ठीक है। साबुन का उपयोग
अलवणीय जल में केवल किया जा सकता है, केवल लगा दिया, किया जा सकता है। इसका मतलब लवणीय जल में साबुन का उपयोग, मतलब खारे पानी में साबुन का उपयोग नहीं किया सकता, क्योंकि याद रखना कि साबुन खारे पानी के साथ करोगे तो झाग ही नहीं देता। आप ध्यान रखोगे, आप कपड़ा धोगे तो मैल चिकटता चला जाता है कभी खारे पानी से, क्योंकि साबुन की प्रकृति अगर मैं बात करूं, हमेशा याद रख लो कि उसके अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण होते हैं, इसलिए आपको उससे क्रिया करने की क्षमता इसमें होती ही नहीं है। तो कभी पूछा जाए कि साबुन का उपयोग, क्योंकि एक क्वेश्चन एग्जाम में ऐसा पूछेगा कि इनमें से कौन सा साबुन का गुण है या नहीं, तब इस स्थिति में याद रख लेना कि साबुन क्षारीय प्रकृति का होता है, अलवणीय जल में केवल उपयोग किया सकता है। एक साबुन के बारे में एक बात यह भी बता दूं, ये पर्यावरण का भी क्वेश्चन होता है। साबुन एक जैव निम्नीकरणीय पदार्थ है। आप पूछोगे सर इसका मतलब क्या है, मैं बता दूं, इसको बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल, जैव निम्नीकरणीय पदार्थ है, ठीक है ना। इसका मतलब मेरी बात को सुनना, जैव निम्नीकरण का मतलब क्या होता है, ऐसा अपशिष्ट पदार्थ जो प्रकृति के द्वारा स्वतः नष्ट हो जाए। जैसे फलों में सब्जियों के छिलके होते हैं, आप उनको पटक दो तो ऐसा नहीं वो जिंदगी भर बने रहेंगे, उसमें बैक्टीरिया लगेंगे, वो अपने आप ही प्रकृति में साफ हो जाएगा कचरा। लेकिन थैली होती है, पॉलीथीन बेन क्यों कर रखी है, वो अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ है। कहने का मतलब एक बार पड़ी रहेगी तो वो कभी भी प्रकृति में स्वतः नष्ट होने वाली नहीं है। समझ में आया। तो आप कहोगे सर साबुन एक जैव निम्नीकरण, बहुत इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों। जैव निम्नीकरण के मैं और उदाहरण बता दूं, कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, सब्जियों व फलों के छिलके भी इन्हीं के अंदर आते हैं, और साबुन आ गया है ना, फलों के छिलके। समझ लेना साबुन है ना, इस साबुन से अपमार्जक पढ़ाऊंगा इसके बाद, डिटर्जेंट, वो सब तरीके से श्रेष्ठ होता है, लेकिन अपमार्जक में एक कमी होती है, अपमार्जक अजैव निम्नीकरणीय है, जबकि साबुन में एक बहुत अच्छा फायदा होता है, साबुन जैव निम्नीकरणीय। मतलब अपमार्जक का अगर वो झाग बन के कचरा बनेगा, मैल, वो कभी भी प्रकृति द्वारा स्वतः नष्ट नहीं होगा, लेकिन साबुन का क्या होता है, नष्ट हो जाता है, फायदा है। अगर नष्ट नहीं होगी ना प्रकृति द्वारा वो अपमार्जक, तो कहीं ना कहीं पानी में मिलेगा, पानी कहीं ना कहीं आपके यूज में आएगा कैसे भी करके, वो तो रिसाइकिल तरीका है पानी का, तो वो तो यूज तो आता ही। इसलिए याद रखना इसमें एक फायदा है कि जैव निम्नीकरणीय पदार्थ है। अब इधर आ जाओ दोस्तों, आप कहोगे दोस्तों हमने इतनी चीजें पढ़ी, मैं फिर बोल रहा हूं, तुमको ये क्वेश्चंस जो बताए हैं ना सर, टेस्ट सीरीज लगाओगे क्या? बिल्कुल लगाऊंगा टेस्ट सीरीज, तब जाके आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री की पीडीएफ भी मिलेगी टेस्ट सीरीज के साथ। और उन पीडीएफ को मिलेगी नहीं, मैं एक एक पीडीएफ को टॉपिक वाइज कराऊंगा कि ये टॉपिक का ये पीडीएफ जो आपको पढ़ाए हैं सिलेबस के अंदर, उसी हिसाब से टेस्ट सीरीज कराई जाएगी, ठीक है ना। और साथ साथ में पीडीएफ। तो मेरी बात को सुनना, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बनेंगे। पहला क्वेश्चन साबुन का, मैं जो क्वेश्चन बता रहा हूं इनसे बाहर नहीं पूछेगा साबुन के अंदर, आप तो याद कर लो डायरेक्ट। पहला क्वेश्चन, साबुन क्या होते हैं? उच्च कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम और पोटेशियम के लवण होते हैं। तो ये तो एक लाइन है, आपसे एग्जाम में पूछने वाली बात नहीं। पहला क्वेश्चन एग्जाम का, साबुन बनाने में किस वर्षीय अम्ल का उपयोग होता है या नहीं? तो पहला स्टेरिकम, ओलिकम, लिनोलिकम और पामेटिक, 4 का किया जाता है, इसके अलावा किसी का नहीं होता। दूसरा क्वेश्चन, साबुन बनाने में किन तेलों का उपयोग होता है? अरंडी का तेल, जैतून का तेल, सूरजमुखी का तेल। ठीक है, याद रह गया, ठीक है। रिएक्शन भूल जाना है, समझाने के लिए बोला है मैंने आपको। तीसरा क्वेश्चन, साबुन का सामान्य सूत्र RCOON। R क्या है? एल के समूह, एल के समूह मतलब कोई सा भी जोड़ दो, C17 H35 जोड़ दो इसके अंदर, या जो मैंने आपको 4 बताए थे पीछे वाले वो जोड़ दो। अगला क्वेश्चन, कभी भी पूछा जाए कि साबुन बनाने में किसका उपयोग होता है? NaOH का। नाने का साबुन पूछे तो बोलोगे KOH का। आपसे पूछे साबुन बनाने की अभिक्रिया में सह उत्पाद के रूप में, हेल्पिंग प्रोडक्ट के रूप में क्या प्राप्त होता है? आप कहोगे सर ग्लिसरॉल प्राप्त होता है। फर्स्ट ग्रेड का पूछा गया क्वेश्चन था इस साल का। आपसे पूछा जाए कि साबुन को पारदर्शी बनाने में किसका उपयोग करते हैं? आप कहोगे सर ग्लिसरॉल या ग्लिसरीन का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि साबुन कैसी प्रकृति का, आप कहोगे सर क्षारीय प्रकृति का होता है। अगर पूछा जाए कि साबुन का उपयोग केवल कैसे जल में किया सकता है? अलवणीय जल में या मीठे पानी में किया सकता है, खारे पानी में साबुन का उपयोग किया नहीं जा सकता। और तुमसे पूछे साबुन कैसा पदार्थ है? जैव निम्नीकरणीय पदार्थ है। तो सिंगल लाइन क्वेश्चन पूछे तो दे देना आंसर, लेकिन मैं फिर बोल रहा हूं अच्छा क्वेश्चन ये पूछेगा साबुन का कौन सा गुण है या नहीं, उसके लिए मैंने इतने पॉइंट लिखाए। तब याद रखना ये सब जितने भी गुण हैं ये सब साबुन के हैं।
वशीय अम्ल का मतलब फैटी एसिड होता है, ठीक है, फैटी एसिड, ठीक है, सही बोला है उसने। तो ये बात हमेशा याद रखो। आज मैंने साबुन पढ़ाया है, कल अपमार्जक पढ़ाऊंगा, ठीक है, सीमेंट पढ़ाऊंगा और कार्बन के अपर रूप भी कल ही पढ़ाऊंगा, ठीक है दोस्तों, इतना याद रखना। या तो कल तो मेरे हिसाब से पूरा नहीं होगा, फिर अगली क्लास में मैं बहुलक पढ़ा के फिर इसको फिनिश करूंगा। तो इतना तो आपको पढ़ाना ही है अभी, तो आप जुड़े रहिए, घर मेहनत कीजिए। कोई बहुत बड़ी चीजें नहीं पढ़ रहे हो दोस्तों, साबुन में 5 या 6 क्वेश्चन आप डायरेक्ट भी याद रख सकते हो, लेकिन एल्किन एल्कीन में यार रटने का आज कुछ पढ़ा नहीं है। ये कोई रटने की चीजें नहीं है दोस्तों, ना रट पाओगे। ब्यूटेन पेंटेन ये समझ में आ गए तो एक बार में आपको तो ये समझाने वाली बात थी, मैंने आपसे फिर बोला इनको इस तरीके से याद कर लेना, आपका काम चल जाएगा एग्जाम का। तो मेरे दोस्तों पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, आपकी एग्जाम नजदीक है, साथ में रहिए। 2 दिन में मैं आपको कंप्लीट फ्री कर दूंगा, इसलिए 2 दिन का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक और है 2 दिन का। तबीयत भी सही नहीं मेरी, लेकिन याद रखना 2 दिन का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं फिर बोल रहा हूं, निश्चित मान लेना उन दोनों दिन के पेपरों में से कुछ ना कुछ एग्जाम में आएगा। आज के में से भी, कल के में से भी और परसों में निश्चित क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसलिए 2 दिन और पढ़ लेना मन से, फिर मैं फिनिश कर दूंगा। धन्यवाद दोस्तों, मेहनत करते रहिए, लगे रहिए काम से, ठीक है। चलो बहुत है आज के लिए।